प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने आपके लिए सभी मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं और आप लोगों ने काफी कमेंट किया कि सर भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन बताइए, और इसके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न है उनको हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जो फिजिक्स डर है वो थोड़ा सा आपका दूर हो पाए, और यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर चेंज भी हो और कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपकी समझ जितनी रहे उसके अनुसार जो है आप इसके आंसर्स को दे पाएं। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, सभी 1 नंबर के मिलेंगे। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है बी सेक्शन में मिलेंगे, वो भी 1 नंबर के मिलेंगे। फिर सेक्शन सी होगा, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे। और फिर सेक्शन डी होगा जिसमें आपके 3 अंक के प्रश्न मिलेंगे। और फिर सेक्शन आपका ई होगा जिसमें 5 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे खंड ए को स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो सबसे पहले अगर हम खंड ए की बात करें तो सभी को अच्छी तरीके से याद होगा कि यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से याद रखोगे तो ही आप इसका आंसर करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस विद्युत या वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। तरंग दैर्घ्य की यहाँ पे बात हो रही है, इसको हमको बताना है कि ये न्यूनतम किसकी होती है। ठीक है, तो ये चीज हम बताने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, उसको याद करिए। और वो फॉर्मूला है गाय पद असुर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला है गा, फिर दूसरा है ए, गा ए पद, फिर प से प और फिर द पद, फिर आप लिखेंगे असुर अ और फिर सु और फिर र। ये आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाय पद असुर में पहला जो हमारा ग से जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी गामा किरणें। सभी को पता है कि ये गामा किरणें होती हैं। ठीक है, पहला गामा हो गई। और ए से आपकी एक्सरे हो गई। ठीक है, एक्सरे किरणें हो गई। मैं केवल छोटे छोटे पूरा किरणें विरणें नहीं लिख रहा हूँ। प से जो है आपकी कौन सी किरणें हो गई, तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें हो गई। ठीक है, पराबैंगनी किरणें हो गई। अब इसके बाद पराबैंगनी के बाद में द से क्या होता है, तो द से जो है दृश्य किरणें हो गई। ठीक है, दृश्य। और इसके बाद जो है अ से कौन सा होगा, तो अवरक्त हो गई। ठीक है, आपको याद भी रहेगा कि किरणों के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। और इसके बाद में सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म। और लास्ट में जो है आपका बचा हुआ है, ये है आपका रेडियो। तो ये सारी किरणों के हमने नाम भी लिख दिया और शॉर्ट फॉर्म हमने दे दिया। गाय पद असुर अगर आपको याद है तो गामा, ए से एक्सरे, प से पराबैंगनी, द से दृश्य किरणें, अ से जो है आपका अवरक्त प्रकाश, सु से सूक्ष्म प्रकाश और जो है र से रेडियो प्रकाश। तो ये सारे के सारे जो हमारे किरणों के नाम हमने लिख लिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो है उसको यूज करना है आपको कि ये कैसे बढ़ती और घटती है। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा जो है लैम्डा का मान यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान जो है बढ़ता जाता है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर चलता हूं तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे। यानी कि मैं अगर इस तरह से एरो बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहने वाला हूं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह से एरो दिखाया गया है, तो अगर मैं इस तरह से चलता हूं तो यहाँ पे कम से कम होता है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे प्लस, यानी कि ऊपर से कम, ऊपर की तरफ कम होगा और नीचे की तरफ ज्यादा होगा। किसका मान, आपके लैम्डा का मान, तरंग दैर्घ्य का मान जो है इस तरह से बढ़ता जाता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें उल्टे रीजन में, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर जो है आवर्ती का मान जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर फिजिक्स सीखनी है और थोड़ा बहुत ही समझदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, तो गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। और फिजिक्स बहुत बड़ी चीज है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके लिए बहुत ही पैशंस और सब कुछ फॉर्मूले को आपको याद रखना होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो लैम्डा का मान जो है बढ़ता जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ कम रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे बढ़ता रहता है। इधर जो है आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपका जो म्यू है इसकी वैल्यू जो है बढ़ती रहती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा याद रखना, फॉर्मूले भी मैं बताता रहूंगा। सी बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती की। यहाँ पे आवर्ती बढ़ता रहता है और यहाँ पर जो है वेवलेंथ जो है आपकी ऊपर से नीचे बढ़ती रहती है, और ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो आवर्ती बढ़ती रहती है। अब सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक कि आंसर क्या होगा। आप आसानी से आंसर का आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी है, यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो तरंग दैर्घ्य जो है सबसे पहले जो ऊपर होती है उसकी सबसे कम होती है, फिर नीचे वाली की उससे ज्यादा, फिर उससे नीचे वाले की ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है। इसमें सबसे कम की पूछी गई, सबसे जो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी है, तो हम देख सकते हैं कि गामा किरण जो है सबसे ऊपर आ रही है। और जो है आप जानते हैं गामा किरण की लैम्डा जो है कम होती है। उसके बाद एक्सरे आता है, उसके बाद पराबैंगनी आता है। अगर वो आवर्ती पूछता तो हम आवर्ती में बोलते कि रेडियो की आवर्ती सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर अब आंसर को अगर टिक करना है मुझे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो है सबसे कम की बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें गामा किरणें जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक गतिमान कण का संवेग p है और द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य आपको बतानी है। तो हम जानते हैं कि गतिमान जो कण होता है उसका जो संवेग p का मान होता है, p बराबर होता है mv, सभी को पता है। हमें दूसरी चीज ये पता है कि जो आपका आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन है वो होता है आपका E इक्वल्स टू mc², सभी को ये याद होगा। और प्लांक ने भी बोला है कि किसी भी कण का जो टोटल एनर्जी होता है प्लांक के नियम से, उसने भी एक इक्वेशन E की ही दी है और वो भी हमारे को पता है कि वो होता है E इक्वल्स टू h म्यू। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर h क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। इसमें c क्या होता है, तो c जो होता है ये प्रकाश का वेग होता है। c क्या होता है, हमारा प्रकाश का वेग। तो मैं लिख सकता हूं, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं। c जो होता है ये क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है ये। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है c।
और उसके अलावा यहां पर हमारे को म्यू भी दी गई है। तो म्यू क्या होता है? तो म्यू होता है आपका प्रकाश की आवृत्ति। क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये पता रहना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रकाश का वेग दे रखा है कि प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, आपको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, तो आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो सी होता है प्रकाश का वेग, और जो है आपका म्यू क्या होता है आपका? ये होता है आपका जो है प्रकाश की आवृत्ति। और ये जो आपका एच जो है, एच क्या होता है? तो एच मैंने बताया आपको, ये प्लांक नियतांक है। ठीक है, और इसका मान भी आपको याद रहना चाहिए। इसका मान जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चीजें हम बेसिक्स इसमें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए, और क्वेश्चन कुछ भी आए फिर आप उसको आराम से फोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो। यहां पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये भी एनर्जी की इक्वेशन है और ये भी एनर्जी की इक्वेशन है, दोनों ही एनर्जी की इक्वेशन है, यानी कि दोनों एनर्जी की इक्वेशन है, तो दोनों के आपस में बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि mc स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इससे, यहां पर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच न्यू के, एच म्यू के हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ये भी ई की इक्वेशन है और ये भी ई की इक्वेशन है, दोनों ही जब ई के मान है तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये सब तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, इस आवर्ती की वैल्यू क्या होती है? तो आवर्ती की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा। आवर्ती की वैल्यू मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दी थी, हम जानते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूं, चूंकि जो है आपकी आवर्ती जो होती है उसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम सी बाई लैम्डा के तरह से जो है डिनोट करते हैं, सूत्र से डिनोट करते हैं। ये हमारे को याद रहना चाहिए। हर फॉर्मूला जो है मैं बता रहा हूं, याद रखना, कंटेस्ट रखना, ध्यान से वीडियो को सुन लेना, समझ लेना, भागना आपकी मर्जी है, एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ई की इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो है मेरे को पता है कि आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन में लैम्डा होता है, और सी क्या है? तो मैंने बताया सी जो है प्रकाश का वेग है। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रकाश का वेग है। यहाँ पे हम प्रकाश के समीकरण को अभी लेके चल रहे हैं, हम पार्टिकल पे आएंगे जो हम इसको चेंज कर देंगे। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि सूत्र आएगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर इसका मान रख सकता हूँ, तो यहाँ पर रख देता हूँ ये आपका एम सी स्क्वायर, तो मेरे पास पहले से है ही। यहाँ पर एच भी प्लांट नियतांक दिया गया है, और मैं जो है यहाँ पर आवर्ती की वैल्यू जो है रख देता हूँ, क्योंकि आवर्ती की वैल्यू सी बाई लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, इसको इंटू कर दीजिए, इस तरह से इंटू करके हम सी बाई लैम्डा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने ये बता दिया कि ये फॉर्मूले में होता है। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है क्या है कि यहाँ पे जो सी से ये सी कट जाएगा, क्योंकि दोनों सी जो है कौन कौन से हैं? ये सी जो है आपका, एक सी से एक सी काट देंगे, तो एक सी काट दीजिए इसमें से। तो मैं इसमें से एक सी हटा देता हूं, तो यहां से देखो इस सी से और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पे बचा क्या? तो यहां पे अब जब मेरे पास बचेगा, वो बचा है मेरे पास एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। ठीक है, ये बना बचा हुआ है, एच बाई लैम्डा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे गतिमान कण का आवेश की बात हो रही है, और जो है ये सी जो है, ये सी कब होता है? जब प्रकाश की वेग की बात होती है, और इसका वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना होता है? तो सी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 10 3 × 10⁻⁸ पर सेकंड। ठीक है, ये कहां होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल। लेकिन यहाँ पे गतिमान कण की बात हो रही है, तो कण का हम जब चाल लेते हैं हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ये प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन कण की बात करेंगे तो सी को हम वी मान लेंगे। ठीक है, सी बराबर वी, क्योंकि हम कण की बात कर रहे हैं। अगर ये वेग जो है ये क्या है? प्रकाश का वेग बताता है ना, तो प्रकाश का वेग सी से और कण का वेग वी से। ठीक है, वेग हो गया आपका, वेलोसिटी हो गई, तो मैं यहाँ पर सी को चेंज कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम वी इक्वल्स टू एच अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एम बी जो है पी के बराबर होता है, संवेग क्या होता है? एम वी होता है, और एम बी हम ला चुके हैं। सी को मैंने केवल, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी ना होकर के क्या है? लाइट की वेलोसिटी है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि आपका वेग है पार्टिकल की, जो यहाँ पे पार्टिकल कण दिया गया है। तो एम बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से इस जगह से मैं मान उठा करके एम बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने पी, और पी बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन में लैम्डा। तो एच अपॉन में लैम्डा। अब मुझे पूछा क्या है? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा होता है, तो लैम्डा को उधर ले जाऊं, पी इधर आ जाएगा, तो यहां से मेरे को लैम्डा का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? लैम्डा का जो मान निकलेगा वो आ जाएगा आपका एच बाई पी, और यही हमारा जो है इक्वेशन है। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको हमने सॉल्व किया, सीखा, कोई गलती हमसे ना हो एग्जाम में, इसलिए हमने इसको करा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता कि एच बाई पी जो है इसका आंसर आने वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से और समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, या किस ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, या फिर आवेश संरक्षण पे है, या फिर संवेग संरक्षण पे है, या द्रव्यमान संरक्षण पे है? ये आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। इस आंसर से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो आपका व्यक्तिकरण का नियम है, व्यतिकरण का नियम आपने पढ़ा होगा, तो व्यतिकरण का जो घटना है, व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण की जो घटना है, व्यतिकरण की घटना, साथ ही साथ एक और घटना है जिसको हम बोलते हैं लेंज का नियम, लेंज का नियम, और साथ ही साथ आपका एक और होता है जो कि आप बोल सकते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का
का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों नियम किस पे संरक्षण आधारित हैं? ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ध्यान रखना, अभी जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे बैठे बैठे कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, लेंज का नियम है, या फिर व्यतिकरण की घटना है, अगर ये इसकी बात पूछ ले कि ये किस पे आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? किरचॉफ का प्रथम नियम की हमारे से बात कर रहा है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो किस पे आधारित होता है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये आधारित होता है हमारा आवेश पर। ठीक है, किस पे होता है? आवेश पर। तो यहां पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट, हम कोई भी आंसर डिस्कस करने से पहले जितना कोशिश हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है कुछ भी गड़बड़ ना हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बोल रहा है पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड को आपको समझ लेना चाहिए, वो समझ लोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर हम इसका चित्र बनाएं पीएन संधि का, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका कोई पीएन क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक साइड में पी बना देंगे, एक साइड में एन बना देते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से भी। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान रखना, इसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर ड है उसका भी आंसर हम यहीं से निकालेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका घ है उसका भी आंसर यहीं से निकालेंगे। और इसको समझ गए तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको सरल लगने वाली हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो एक बड़ा हो गया और जो है एक छोटा कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया और एक आपका छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनता है, सभी को अच्छी तरह से पता है। तो ये आपका माइनस शो कर रहा है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी से हमने इसको जोड़ा हुआ है। ये आपका जो है यहाँ पर हमने बताया कि ये जो है आपका पी क्षेत्र है। ठीक है, मान लीजिए कि पी क्षेत्र है और ये जो है आपका एन क्षेत्र है। ठीक है, अब पी क्षेत्र में जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है, होल्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो आपके होल्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें होल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये होल्स है इनको हम क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। और इधर क्या होते हैं? तो इधर हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे एन में क्या होते हैं हमारे पास? जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। अब जो है जब ये करंट प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये देखो आप पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मूव करके आ जाएंगे। और जो है ये वाला जो पी क्षेत्र में जो होल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है दो विपरीत जो है आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये इस तरफ आता है और जो है ये इस तरफ आता है, तो यहां पर जो आपका बनता है, तो यहां पे क्या बनता है? तो इसमें जो आपके सबसे ज्यादा जो आपके बहुसंख्यक जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं? कोटर होते हैं। इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना है। तो इसके बहुसंख्यक सब इधर आते हैं और इसके बहुसंख्यक सभी के सभी इधर आते हैं। तो इसमें कुछ कुछ कोटर होते हैं ना के बराबर, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ना के बराबर, हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो यहां पर जब सब कुछ आ जाते हैं तो यहां पर जो इस जगह पर जिसको हम बोलते हैं आपका जो अवक्षय परत है ना, जो आपका पीएन संधि जहां बन रहा है, तो इस पीएन संधि में यहां पर जो है आपके ये वाले जो कोटर है वो इस तरफ आ जाते हैं। कोटर किधर आ जाते हैं? इस तरफ आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाते हैं? इधर आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जो है आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें बहुसंख्यक क्या है? कोटर यानी कि हॉल्स। लेकिन यहां पर अंदर क्या है? तो इसमें जो अल्पसंख्यक जो थे वो आपके आ गए इस तरफ। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ना के बराबर थे, जो इस तरफ आ गए, यानी कि इसका वाला पार्ट इधर आ गया। और इसमें जो आपके अल्पसंख्यक जो होल थे यानी कोटर थे, ना के बराबर थे, जो इधर आ गए। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इधर चले गए क्योंकि ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपका ये पॉजिटिव है और जो है इसके साथ भी आपके इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ना के बराबर है, अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं। तो वो तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और इधर भी टर्मिनल क्या है आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नहीं क्रॉस करके इधर नहीं आते हैं, रिपेल कर देते हैं। रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ मूव कर जाते हैं। और इस तरह से इसमें जो कोटर थोड़े बहुत अल्पसंख्यक कोटर हैं वो भी इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कोटर मैंने बताया आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसमें जो भी आपके बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो नेगेटिव होते हैं, तो ये तो इधर आ जाते हैं। लेकिन जो इसमें कोटर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज से रिपेल होकर के वो इधर चले जाते हैं। तो इसमें जो कोटर थे यानी कि जो होल्स थे वो इधर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुसंख्यक इधर भी नहीं आया और इसका बहुसंख्यक इधर भी नहीं आया। आया क्या? इसमें जो अल्पसंख्यक थे वो इसमें आए और इसमें जो अल्पसंख्यक थे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो थे, तो जो कोटर थे वो इधर आए। यानी कि यहां पर जो आपका उत्क्रम संपृक्त धारा जो बन रही है पीएन संधि में, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये पीएन संधि बन रही है। क्या बन रही है? आपकी पीएन संधि बन रही है। ठीक है, तो पीएन संधि में आपका क्या हो रहा है कि ये आपका जो है अल्पसंख्यक आवेश जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्क्रम संतृप्त धारा जो है बन रही है। इसका मतलब जो हमारा अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश जो है, इसका आंसर हो जाएगा कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल जो है अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। इसको दोबारा से समझ लीजिए, पी क्षेत्र में बहुसंख्यकों की संख्या क्या होती है? कोटरों की होती है। और जो एन क्षेत्र है इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपका जो है आपने बैटरी लगाई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव
टर्मिनल, जो आपके पी क्षेत्र में जो कोटर होते हैं, होल्स होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, और जो बैटरी का टर्मिनल है ये नेगेटिव है। तो यहां से जो है सारे कोटर निकलने की कोशिश करेंगे और इस तरफ आएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, आपको सभी को पढ़ा, आपने 10वीं से 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। और जो है ये जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो बचे हुए क्या चीज बचे हुए हैं, यहां पर कुछ अल्पसंख्यक कोटर बचे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में अल्पसंख्यक कोटर होते हैं। इसी तरह से पी क्षेत्र में भी आपके सबसे ज्यादा बहुसंख्यक क्या होते हैं, आपके कोटर होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ चला जाएगा, संधि की तरफ चला जाएगा। इस तरह से यहां पर जो कोटर है, यानी यहां पर जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ तो मूव कर रहा है, लेकिन कोटर जो यहां पर है वो पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो ये मूव करके संधि की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं आए, यहां पर बहुसंख्यक जो कोटर हैं वो यहां से नहीं गए इधर संधि बनाने, तो गए क्या है, अल्पसंख्यक आवेश की वजह से जो है उत्क्रम संतृप्त धारा जो है वो हमारी यहां पे बनी है। तो इसको जो है हम कभी कभी क्या बोलते हैं, अल्प धारा भी बोलते हैं, अति अल्प धारा होती है ये, और बहुत ज्यादा करंट बनाते हैं, बहुत ज्यादा जब करंट बढ़ाते हैं तब जाके होता है। इसके बीच में जो है बहुत ज्यादा करंट बढ़ाने के बाद ही जो है हमको मिलता है, जिसको क्षीण धारा भी हम बोलते हैं, जिसको अल्प धारा जो बोलोगे, अति अल्प धारा या फिर क्षीण धारा भी आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो किसकी वजह से ये जनरेट हुआ, ये यहां पर किस लिए पीएन संधि में किसके वजह से जनरेट हुआ, तो सारे के सारे अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से जनरेट हुआ है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया करेक्ट। अब इसी डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो मैंने बताया, अब मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे क्या होता है आपके बहुसंख्यक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, कोटर, और इसको हम बोलते क्या है, होल्स, ठीक है, होल्स या कोटर। और जो है यहां पर बहुसंख्यक क्या है, तो यहां पर बहुसंख्यक क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, बहुसंख्यक वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब आप जो है यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः, यानी कि पहले पी में और फिर एन में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक कौन से होते हैं। बहुसंख्यक वाहक पी में क्या है, कोटर है यानी कि होल है, और एन में क्या है, तो एन में बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं भाई, हमको तो देखना है कि कोटर पहले आएगा, पी में पहले पी की बात कर रहे हैं तो कोटर आएगा, और एन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन जो भी हमारा होगा वो सही होगा। इलेक्ट्रॉन कोटर गलत है, ये दोनों ही गलत हो गए, और जो है कोटर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। जो है आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो। अगले पार्ट की बात करते हैं, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका। अब ये मैग्नीन या यूरेका क्यों होते हैं भाई, इस धातु के क्यों बनाए जाते हैं, रीजन क्या है इसका, तो इसके दो रीजन है, और दोनों रीजन हमें पता होना चाहिए। एक रीजन मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक रीजन यहां पे बता रहा हूं। पहला रीजन जो है आपका, इसमें क्या होता है कि ये जो धातु होती है, मैग्नीन हो, नाइक्रोम हो या कंस्टेंटन है, ठीक है, कंस्टेंटन भी होता है, तो वो भी हो, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता जो है वो अधिक होती है। लेकिन और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, इसमें जो है प्रतिरोध गुणांक जो है कम होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तो ये दो कारणों की वजह से मैग्नीन यूरेका या फिर कांस्टेंटन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीन या यूरेका जो है क्यों मीटर सेतु में जो हम उपयोग करते हैं तार के रूप में। अब आते हैं खंड ब में। खंड ब जो है आपका, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। देखिए है तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि एक नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे केवल आप मान लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आपसे पूछी गई है, लेकिन अगर आपसे दूसरी तीसरी चौथी कोई भी पूछ ले तो आपको इसको निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है एक नंबर का ना देकर के दो नंबर का पूछ ले तो भी आपको समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको चले वामर श्रेणी का फॉर्मूला पता होगा कि 1 में लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होती है आर। आर क्या होता है यहाँ पे, आर जो होता है वो होता है आपका रिडबर्ग नियतांक, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है हमारा 1/n2 का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं हम इसमें से 1/n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पर हम n2 का मान हमेशा, जहां पर n1 का मान अगर हम बात करें तो जहां पर n1 बराबर हम क्या लेते हैं, तो n1 जो है हम लेते हैं हमेशा 3 4 5 6, इसी तरह से चलते जाएंगे डैश डैश डैश। और अगर n2 का मान हम लेते हैं इस श्रेणी के लिए, n2 का मान हमेशा सदैव जो है 2 रहता है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है, ये चीज हमेशा रहता है। अब हमारे को जो है समीकरण में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान बताना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो न्यूनतम के लिए हम n का जो मान लेंगे, n1 का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, यानी अनंत लेंगे न्यूनतम के लिए। अधिकतम के लिए बोलता तो हम 3 लेते, अधिकतम के लिए 3 लेते, लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया, न्यूनतम। न्यूनतम के लिए हमें मिनिमम करना है, तो मिनिमम के लिए n1 का मान जो है हमारा आएगा वो होगा इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है, अनंत लेंगे।
अगर अनंत लेते हैं तो इस फॉर्मूले में हम इसको रखें और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैंने बताया आपको इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो यहाँ पर जो हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो हमारे को फॉर्मूला दिया गया है 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जो आपका नियतांक है और नियतांक का मान भी हम बताएंगे। उससे पहले हम जो है फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमारे को जो है 1 में n2 का मान कितना रखना है, तो n2 जो है आपका 2 होता है वामर श्रेणी के लिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। और जो है हमको माइनस करना है इसमें से, तो 1 में इन्फिनिटी, क्योंकि n1 का मान हमें अनंत लेना है, तो इन्फिनिटी कर दिया। तो ये हमारे पास समीकरण बनी। अब इस समीकरण से लैम्डा की 1/λ क्या आ जाएगा, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1/इन्फिनिटी का मान जो है शून्य होता है, तो ये तो जीरो हो गया। तो बचा क्या आपके पास में, तो ब्रैकेट में आर और ब्रैकेट में बचा आपके पास 1 में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है 1 फिर से लैम्डा निकाल लीजिए। 1/λ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास मान इसका, इसको हम 1/λ लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/λ इक्वल्स टू ये आ गया, आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये r/4 आ गया। ठीक है, और r/4 आ गया, तो मैं यहाँ से लैम्डा का मान मुझे निकालना है। तो लैम्डा को अगर मैं उल्टा करूँ, यानी कि अब जो है इसको 1/λ की जगह क्या λ/1 लिखूँ, λ/1 लिखूँ, तो दूसरी तरफ भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे λ/1 लिखें या लैम्डा ही लिखें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/r हो जाएगा। और r की जो वैल्यू है हमें रख लेनी है, तो r की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी में, और आपको पता चल जाएगा कि r की वैल्यू क्या होती है। तो r जो है आपका रेडबर्ग नियतांक जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये होता है हमारे पास r की वैल्यू। अब r की वैल्यू हमने लिखी, अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब जो है इसको ऊपर ले जाऊं मैं, तो यहाँ पर जो है ये -7 हो जाएगा ऊपर जाके। तो लैम्डा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालूं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगी। और नीचे जो है आपके पास में 1.097 बचा, तो इसको हम जो है वैसे के वैसे लिख देंगे 1.097। ठीक है, अब 1.097 अगर मैं इसका पॉइंट हटाना चाहूँ, तो यहाँ पे नीचे पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो ऊपर आप 3 जीरो लगा दीजिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद में 3 जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो, और इसके बाद में इंटू 10⁻⁻7 तो हमने कर ही दिया है, ऊपर ले लिया है। और नीचे क्या बचेगा आपके पास में, तो नीचे बचेगा 1097, 1097 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा करके हमने ऊपर जो है यहाँ पर जीरो लगा दिए हैं। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने ही ऊपर जीरो लगा दिए। तो हमारे पास ये हो गया 4000 गुणा में 10⁻⁻7 अपॉन में 1097। अब आप जो है 1097 से 4000 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा लैम्डा का, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली, जब हम इसको टोटली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.646। क्या आ जाएगा, 3.646 इंटू 10⁻⁻7। ये हमने डिवाइड करने के बाद जो है इसको लिख दिया कि ये भाई इससे 1097 से 4000 को डिवाइड किया तो आया 3.646 इंटू 10⁻⁷ ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये पॉइंट के बाद में तीन तीन डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा। और इसका पॉइंट के बाद में अगर मैं 3 डिजिट हटाना चाहूँ, तो 3 डिजिट इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट हटाना है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3646 3646 इंटू 10⁻, यहाँ पर आपका -7 है, और इसमें से हम पॉइंट हटा रहे हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम इसमें, क्योंकि संख्याएं 3 है, तो माइनस का 7 और एक 3 और जुड़ जाएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है इसका लैम्डा की वैल्यू आई। और लैम्डा की वैल्यू में आपको पता है कि 10⁻⁻10 को हम आर्मस्ट्रांग का जो संख्या होती है उसके बराबर होता है मान। तो आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 3646। और जो है इस पूरी संख्या को 10 की घात -10 जो है, इसको हम आज आर्मस्ट्रांग लिखते हैं, क्योंकि ये आर्मस्ट्रांग की वैल्यू होती है। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई वो आ गई 3646 आर्मस्ट्रांग। तो यही हमारे पास जो है इसकी मिनिमम कम से कम वैल्यू जो है आनी थी, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने बताया कि आपको इस सॉल्व करके देख लेना है कि आपको कितना आता है। आपको अगर सॉल्यूशन करना नहीं आता है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाली है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो हमें वामन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य लिखनी है, वो कितनी आ जाएगी, तो 3646 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद आते हैं, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आप सभी को पता है हमारा एक एक्सिस होता है, और उसके ऊपर जो है आपकी लेंस जो है वो रखी रहती है। लेंस का जो मुख्य अक्ष है वो हम मान लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन बताना, तो गोलीय पृष्ठ हमने बना दिया, और इसके बीच में जो है आपका होता है पोल। ठीक है, तो पोल को हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। बीच में जो है आपका यहाँ पर इस जगह पे क्या होता है, पी होता है। ठीक है, इधर साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो हम अपना ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहीं पे भी रख देते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमने रखा, तो जो हमने ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर दिया, और जो है ये यहाँ से अपनी रे देगी। तो यहाँ से जो है इस तरह से इसका वस्तु का रे जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो है, यहाँ से फिर से इसका अपवर्तन होगा, और जो है आपका ये अपवर्तन के पश्चात जो है यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म कर रही है उसका नाम हमने आई डाल दिया। तो ये बनी यहाँ पर इस पॉइंट पे इमेज। ठीक है, इसका नाम हमने आई डाल दिया।
अब देखिए सिंपली जो है ये आपके कहाँ से आती है, तो ये बिल्कुल आपके सेंटर से जो है ये क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा इससे। ठीक है, सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि वस्तु से पोल के बीच की दूरी जो होती है ये u होती है, तो हमारा जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो गया, ये u हो गया। और जो पोल से इमेज जो बनी है उसकी दूरी को हम v से डिस्क्राइब करते हैं, ये दूरी जो होती है वो होती है हमारी v। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बीच में हमारा जो है पोल होता है, और हमारा एक माध्यम जो है, पहला अगर माध्यम है हमारा, तो हम उसको μ1 से डिनोट कर लें, और जो हमारा दूसरा माध्यम है उसको हम μ2 से डिनोट कर लें। तो माध्यम दो में जब आपका इमेज बनता है तो इसके लिए जो हमारे पास अपवर्तन का सूत्र बनता है, तो अपवर्तन का सूत्र जो है, अपवर्तन का सूत्र जब हम लिखते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें हम जो है सिंपली आपको करना क्या है, अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरे माध्यम में क्या है, μ2 है, तो μ2 है आपका दूसरे माध्यम में, बटे में आपकी इमेज की दूरी कितनी है, तो v है, बटे में v। ठीक है, ध्यान रखना है, आप जिस माध्यम का ले रहे हैं उसी माध्यम को बटे में करना है, तो μ2 अपॉन में v, इमेज की दूरी है ये। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, μ1 जो पहला माध्यम है। ठीक है, तो पहला माध्यम μ1 बटे में इसमें दूरी क्या ली है हमने, तो आपका u दूरी ली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा u। ठीक है, ये बराबर होता है आपके, ये होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन r, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा जो है आवर्तन का सूत्र होता है। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमें लिखना था, तो ये हमारा जो है सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है कि किस तरह से जो हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर गलती से भूलते हैं तो ये डायग्राम अगर आपको याद होती है तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो समस्थानिक, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं, कार्बन के समस्थानिक, जो हमारे कार्बन के समस्थानिक होते हैं आपके क्या होते हैं, C12 होता है और C14 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर और हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या कौन कौन सा हो सकता है, तो समस्थानिक हाइड्रोजन का आपका 1H1 होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, जो है आपका 2H1 होता है, और क्या होता है आपका तीसरा जो है आपका 3H1 भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और ये जो है आपका C12 और C14 जो है ये कार्बन के समस्थानिक है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन में जो भी होता है, ये पहला वाला ये 1H1 जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसको प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अगर हम इसका नाम भी देना चाहें एग्जाम्पल में, तो पहला वाला जो है आपका ये प्रोटियम आ जाएगा, तो हम इसको प्रोटियम लिख सकते हैं कि आपका जो है प्रोटियम होता है, PROTIUM, प्रोटियम। और दूसरा जो है आपका 2H1, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं DEUTERIUM, ड्यूटेरियम। ठीक है, दूसरा, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइटियम, TRITIUM, ट्राइटियम। तो हमारे तीनों समस्थानिक को हमने बता दिया कि जो है आपका 1H1 जो है प्रोटियम होता है, और जो है 2H1 जो है ये ड्यूटेरियम होता है, और 3H1 जो होता है ये ट्राइटियम होता है। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वाले में भी जेड की संख्या 1 है, ठीक है, दूसरे वाले में भी जेड की संख्या 1 है, और तीसरे वाले में भी जेड की संख्या 1 है, यानी कि परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन जो है इनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। पहले का दूसरे का द्रव्यमान जो है आपको देखने को मिल रहा है 1 है, अगले का द्रव्यमान जो है 2 दिख रहा है, और तीसरे का द्रव्यमान जो है 3 दिख रहा है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में हमारा सबसे पहला अल्फा आता है, अल्फा से ज्यादा होता है आपका बीटा किरण, और बीटा से जो होता है आपका गामा किरण ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अगर स्पेशली पूछ ले कि आयनीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम लिखिए, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है आयनीकरण। भेदन क्षमता अलग चीज होती है, भेदन क्षमता के लिए हमारा जो पहला आंसर था यही हमारा ये आंसर है। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछता है तो एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। आयनीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम जो होगा उसमें आपका सबसे पहले जो है गामा किरण आएगी, गामा के बाद बीटा किरण आती है, और बीटा किरण के बाद में सबसे ज्यादा जो है वो अल्फा किरण की होती है। तो आयनीकरण भी आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल मैंने आपको जोड़ा है, जो कि IMP शामिल कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, सांद्रित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सांद्रित्र की धारिता जो है वो कई तरह से बढ़ा सकते हैं हम, और उसके बहुत सारे जो है आप जो है बता सकते हैं कि जो इनके बीच में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सांद्रित्र प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ रख करके सांद्रित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसमें एक ही पॉइंट लिख रहे हैं। अगर इसके अलावा और भी आपको देना है तो वो भी दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा, सांद्रित्र की धारिता जो है C को हम डिनोट करते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट KA बाय T। ठीक है, ये होता है आपका। और जो है इसमें आप देख सकते हैं C कब कब बढ़ेगा, सांद्रित्र की धारिता जो C कब कब बढ़ेगी, अगर मैं यहाँ पर K का मान बढ़ाऊं तो भी आपका जो है
क्या बढ़ जाएगा, के क्या है, ये आपका पैराबुदक पदार्थ, ठीक है। तो के का मान बढ़ाऊंगा तो सी का मान बढ़ जाएगा। अगर मैं एरिया यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दूं तो भी मेरा सी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर देखोगे 1/d, सी का मान जो है कब बढ़ेगा, जब डी का मान क्या करूं, मैं कम करूं, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करूं तो भी बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप 3 कारण लिख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही कारण दिया है और 2 कारण आपको समझा दिए कि आपका पैरावैद्युत पदार्थ जो है आपका के, उसको रखते हैं तो भी सी का मान बढ़ जाता है, यानी कि इसको बढ़ाते हैं तो सी का मान बढ़ जाएगा। एरिया अगर दोनों प्लेटों का बढ़ाते हैं तो भी सी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन डी यानी कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को, दूरी को कम करते हैं, नीचे जितना संख्या कम होगा उतना ज्यादा मान आएगा हमारा। तो डी का मान जितना कम होगा उतना जो है आपका धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है हम कह सकते हैं इस निष्कर्ष से कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है। सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है और सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है। तो आप जो कह सकते हैं कि इन तीनों रीजन से जो हम सांद्रित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, और इसमें से मैंने केवल एक रीजन को लिखा है क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है तो हमें तीनों रीजन दे सकते हैं कि एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि सी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो है के भी बढ़ाएंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो है प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, तीसरे में कम करना होगा, ऊपर वाले में दोनों चीजें बढ़ा करके और नीचे वाले में ये वाली चीज 1/d को कम करके सांद्रित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आते हैं एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी बनानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करें तो लॉजिक का प्रतीक क्या होता है। लॉजिक का प्रतीक जो है आपको पता ही है, आपका ए बी जो है 2 आपके इनपुट होते हैं और आपको वाई का मान जो है मिलता है आउटपुट में, तो ये हो गया आपका प्रतीक चिन्ह। और इसके बाद में बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका बुलियन व्यंजक जो आउटपुट मिलता है वो ए डॉट बी मिलता है, तो ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया। सत्यता सारणी अगर हम निकालते हैं तो ए बी के मान रखिए 0 0 1 1 और बी का मान रखिए 0 1 0 1, और जो है आप वाई आउटपुट निकालेंगे तो 0 0 जो है वहां जहां पर भी 0 आएगा वहां पे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी 0 है, ए या बी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ए और बी, इसमें भी 0 1 दिखाई दे रहा है तो 0 का मतलब है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 1 के साथ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 नहीं है तो यहाँ पर मान जो है 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसके आउटपुट सारणी को बना देंगे। तो आउटपुट सारणी सभी लॉजिक के आपको याद होने चाहिए। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन सी शुरू होता है जो 2-2 अंक के प्रश्न है। हमने 1 अंक के सारे प्रश्न कर लिए और उनको डिटेल से समझा है। अब आते हैं हम 2 अंक के प्रश्न करना, और जो है इनके पीडीएफ जो है आपको सारे के सारे लिंक वीडियो के दौरान दिखाए जा रहे हैं। इन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है उस पर भी जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसके मात्रक लिखना है, और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या होता है ये भी आपको समझाना है। तो देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक भी इसने पूछा है कि हमें मात्रक बताइए, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है। आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में ना लिख करके लिखना चाहो तो आप जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप इस तरह से लिखें या कैसे भी लिखें। और इसमें एक और चीज फिर पूछी गई है कि ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या क्या अर्थ है। ऋणात्मक का पूछे या धनात्मक का पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही होते हैं। बस केवल एक चीज होती है, एक बार अंदर की ओर रेखाएं आएंगी या फिर बाहर की तरफ जाएंगी। तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं तो इसे जो है हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस अवस्था में विद्युत बल रेखाएं जो है अभिसारित होती हैं। ध्यान रखना है, इसमें क्या होती है, अभिसारित होती हैं। लेकिन इसका अपोजिट जब दूसरी अवस्था में अगर यहाँ पर धनात्मक पूछेगा तो उसमें क्या होती हैं, सारी की सारी बल रेखाएं जो हो बाहर की ओर जाती हैं, तो उसे हम जो है धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर ख पार्ट में, जिसमें आपसे पूछा गया एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यहाँ पूछा गया है एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर, यानी कि हमको करंट दे दिया इसने, 5 एम्पीयर करंट है, ठीक है, तार में। तार की अनुप्रस्थ काट से, यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट की बात हो रही है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमें ये बताना है। सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको लिखें। तो हमारे को दी गई है 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी कि आई का मुझे मान दे रखा है, वो दे रखा है 5 एम्पीयर, ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज और क्या दे रखी है मुझे, तो दूसरी चीज दे रखा है प्रति मिनट जो है इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे, यानी कि समय भी दे रखा है मुझे, तो टाइम मुझे दे रखा है 1 मिनट का। टाइम मुझे 1 मिनट दे रखा है, ध्यान रखना है कि 1 मिनट दे रखा है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो भी जो है इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो प्रति सेकंड गुजरेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट जो हमारे पास है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो ये 60 सेकंड जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। हमारे को एक फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है करंट का। करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं I =
जो है चार्ज कितना पास होता है प्रति सेकंड यानी कि समय के दौरान, प्रति इकाई समय में कितना चार्ज यानी कि आवेश बह रहा है, वो करंट हमें बताता है। ये हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अप्रोक्सीमेटली 9वीं और 10वीं में तो पढ़ा है ये वाला सूत्र कि आई इक्वल्स टू होता है आवेश बटे में समय, ठीक है, यानी चार्ज बाई टाइम। तो हमारे को एक चीज और पता है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्यू, ये हमारे को क्या दिया होता है, तो हम चार्ज को लिखते हैं एन ई, ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि चार्ज जो है एन ई के बराबर होता है। तो यहां पर मैं इस आई को फिर से क्या लिख सकता हूं, तो फिर से आई जो मेरा बन जाता है, अगर मैं आई की बात करूं तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्यू की वैल्यू अगर मैं आई वाले इक्वेशन में डाल दूं तो यहां पर जो हो जाएगा ये एन ई अपॉन में टी हो जाएगा, ठीक है, आई का जो है यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी कि मेरे को एन निकालने के लिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन निकालो भैया। तो एन मुझे निकालना है, तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर एन को छोड़ दूं तो ऑब्वियस सी बात है ई जो है आई के नीचे चला जा रहा है और टी जो है आई से गुणा हो जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर सिंपली इस एन को निकालना है मुझे, इस एन को यहीं छोड़ूं तो ये एन के साथ जो ई मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड होगा, आपको सभी को पता है, और जो इसके बटे में है वो जाकर के उससे गुणा हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ से एन का मान निकालना चाहूं तो मेरे पास जो है ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन ई, ये हो जाएगा फॉर्मूला, आई इंटू टी अपॉन ई। और हम सभी को पता है कि ई का जो मान होता है, ठीक है ना, ई का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.6 और जो है ये होता है इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है, सी से हम डिनोट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता है, और नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन हमें लेनी नहीं है। तो हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज जो है होता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू निकालनी है, ऋणात्मक तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या रखूँ, मेरे पास आई का मान दे रखा है और मेरे पास टी का मान भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और जो है इसको निकालते हैं। तो इसके दूसरी तरफ अगर मैं निकालना चाहूँ, इस साइड में निकाल लेता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सारे के सारे सॉल्यूशंस दिखाई पड़े। तो यहाँ पर एन का जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, ठीक है, एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास एन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है जो कि है आई टी अपॉन में ई, आई इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका मान रख लेते हैं, तो एन का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई मुझे दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 इंटू में टाइम मेरे को पता है कि 60 सेकंड है, तो टाइम भी लिख लूंगा मैं यहाँ पे 60 अपॉन ई की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बता दी और ई की वैल्यू आपको सभी को याद भी होगी। और जो हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास एन का जो है मान निकल जाएगा उल्टा यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम किससे एन की फिर से वैल्यू निकालते हैं, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, यहाँ पे टोटल हो गया 300, ठीक है, और बटे में क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हटाएं तो ऊपर जो है एक संख्या और बढ़ा दें, एक जीरो और बढ़ा देंगे, अभी अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 3000 और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब जो है आप यहाँ से काटना चाहें तो कट सकता है क्या, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं 19 को ऊपर ले जाऊँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एन इजकल्स टू 3000 इंटू और जो है 10 टू द पावर -19 है, ऊपर जाके 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहें तो इस 16 से इसको काटूं पूरे को, ठीक है, या तो आप जो है काटने के बजाय अगर आपको और भी सिंपल करना है तो इसके टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 330 इंटू 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं हम इसको लिखना चाहें तो, और नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन लिखोगे तो बेहतरीन रहेगा, छोटा बन जाएगा इक्वेशन। तो मैं अगर इसको और लिखूं तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 330 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 3000 का यही लिख दिया, इंटू में हमारे पास 10 की पावर 19 तो है ही, और साथ में आपके पास में नीचे क्या है 16 है। अब 16 को हम 30 को और 16 को काट सकते हैं, तो हम काट दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका दोनों कट जाएंगे 2 के टेबल से आराम से। तो ये काटते हैं तो 2 के पहाड़े में ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 15/8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। अब जो है इसको 15 से 8 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल मिलाकर के अगर मैं 15 को 8 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, इसका जो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा, या करके ही देख लेते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड करने में हमारे को क्या है, हम तो रफी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 लिखिए और यहाँ पे 8 लिखिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 8, फिर यहाँ पे बचा क्या आपके पास में 8 और 5 7, 7 बचा, फिर ठीक है आपने पॉइंट लगा देना है तो पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो गया 0 70, तो 8 7 56 8 28 64, 8 बार में चला जाएगा 64 आ जाएगा। फिर आपके पास में यहाँ बचेगा 6, 6 का हमारा हो जाएगा ये 60, ठीक है, 6 का हमारा ये हो जाएगा 60, 60 भी ये हो गया 60, और इसके 8 7 56, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 56। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा 4 बचा, और फिर 0 लगाया तो 8 पंजे 40, तो 5 टाइम में 40 आ गया, और ये हमारी कहानी इसकी खत्म हो गई। यानी कि 8 से डिवाइड किया जब मैंने इस 15 को, तो इसको फिर से हम काट देते हैं कि 15 से अगर मैं 8 को काटूँ तो यहाँ से इसको काट दीजिए कि 8 को,
और 15 को काटा तो आपके पास जो वैल्यू आई काटने से वो आ गई आपके पास में 1.875। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.875 जो है इसका काटने पे आया। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कितना आ रहा है 1.875, तो ये आ गया, तो 1.875 में लिखता हूँ 1.875। इसके साथ देखो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 19 है, जब पावर सेम होती है तो जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 21 हो गई, तो इंटू में 10 की पावर 21 जो है इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का 5 एम्पीयर धारा बह रही थी और उसके तार की अनुपस्थित काट से प्रति मिनट इलेक्ट्रॉनों की गुजरने की जो संख्या है n बराबर आ गया 1.875 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक r के पदों में आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अभी अभी हमने इसका जो है सॉल्यूशन किया था और आप सभी को याद भी होगा कि इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे को पता है बामर श्रेणी क्या होती है, तो अभी से दोबारा हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि बामर श्रेणी जब हम लिखते हैं तो 1/λ का मान जो होता है वो रेडबर्ग नियतांक और इनटू में 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर n1 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पर ये भी पता है कि n1 का मान क्या होता है, तो n1 का मान जो है हम ले लेते हैं, तो जहाँ पर n1 यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ n1 बराबर आपका 3 4 5 6 डैश 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 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, और जो है n2 कितना लेते हैं, n2 बामर श्रेणी में हम 2 लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे को सिंपली किसके लिए निकालना है, इसने क्या बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, सेकंड लाइन। ठीक है, द्वितीय रेखा का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि हम n2 तो 2 लेंगे और द्वितीय रेखा की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय रेखा यहाँ पे कौन सी है, 3 के बाद द्वितीय रेखा 4 है, तो द्वितीय रेखा हमारी क्या है, यहाँ पे 4 है। 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो n1 की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि द्वितीय रेखा की बात कर रहा है। अब रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर जो है 1/λ हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर, तो हमें छेड़ना नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इसने बोला है नियतांक के रूप में ही निकालना है उसके पदों में, तो आर को एज इट इज रहने देते हैं। और जो है यहाँ पर 1/n2 कितना लेना है, तो हमारे को 2 लेना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस में आपको 1/n1 का मान कितना लेना है, तो 4 लेना है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर से फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में जो लैम्डा होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो अंदर वाले घातों को हटाइए, तो यहाँ पे 1/r और ब्रैकेट के अंदर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में यहाँ पे 4 चौक 16 1/16 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हम मान करें तो 1 में हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम कर लेते हैं दूसरे पार्ट को। अब जो है 1/λ का हमें मान है 1/λ लिखा, और यहाँ से r तो आपका एज इट इज रहेगा, r को हमने एज इट इज रखा, और यहाँ पर 1/4 और 1/6 माइनस में है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया इसका एलसीएम, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा आपका, 4 चौक 16, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 1/λ की वैल्यू क्या आ गई, तो 1/λ की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3/16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/λ इजकल्स टू 3r/16। ये तो 1/λ की आ गई, जब पलट दीजिए सारा पलट जाएगा, और जब सारा पलटेगा तो सब कुछ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आ जाएगी, 16/3r। ठीक है, और यही हमसे इसने पूछा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 52 श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य जो है रिडबर्ग नियतांक r के पदों में हमने निकाल दी, और इसी तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने अभी अभी सेकंड क्वेश्चन का एमसीक्यू किया था, बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपके आइंस्टीन की इक्वेशन जो एनर्जी की होती है वो आपकी क्या होती है, तो वो होती है आपकी mc²। ठीक है, और जो है आपकी दूसरी जो है आपकी एक और होती है कौन सी, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ई की एक और जो है फोटोन की कुल ऊर्जा का जो है सूत्र हमें पता है वो क्या होता है, तो हम लिखते हैं उसको E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, अब एक और बात मैंने आपको बताई थी, जहां पर अगर हम न्यू की वैल्यू लिखना चाहें तो वो होती है आपकी c/λ, जब प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश का वेग से जब चाल चल रही हो तब उस समय प्रकाश की वेग की बात करते हैं, तो हम c में उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है अच्छी तरीके से, हमें केवल व्यंजक ज्ञात करना है, हमारे कुछ नहीं करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें बताइए दोनों इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, तो आपके दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है आपका, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि mc² बराबर हो जाएगा आपका h न्यू, और जो है आपका यहाँ पर न्यू की वैल्यू मैंने बताई c/λ है, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है आपका आ जाएगा आपके पास में mc² इक्वल्स टू h इंटू c/λ। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से c जो है कट जाएगा और यहाँ पे c² हट जाएगा, तो मेरे पास जो बचा नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बचेगा, तो वो बचा मेरे पास में mc इक्वल्स टू h/λ। ठीक है, ये बचा। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, इसके पार्ट को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर आपका ये mc
आ गया। तो अब यहाँ से इधर उधर ले जाऊँ इसको, ध्यान रखना लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस सॉरी लैम्डा कह रहे हैं आपका, हाँ ठीक है लैम्डा की, तो यहाँ पर जो है आपका निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन में एम सी। ठीक है, और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मैंने एक आपको संवेग का भी सूत्र बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो संवेग होता है पी इक्वल्स टू वो क्या होता है, एम इंटू वी होता है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो है यहाँ पर अगर ये फोटोन का संवेग जो है ये आपको निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका सी जो है ये आपकी प्रकाश की चाल का वेग है, तो हम सी को वी से रिप्लेस कर देंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि सी इक्वल्स टू वी है, ये भी ध्यान है आपको, क्योंकि ये क्या है आपका वेग दर्शाते हैं, ये वेलोसिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि वेग को दर्शाते हैं। और जो है ये आपके आपको जो है ये आपका v जो है पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाता है, और c जो है ये आपको लाइट की वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ c को जो है चेंज कर सकता हूँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में एम वी हो जाएगा। और यही जो है हमारा क्या है, समीकरण है जिसके लिए तरंग दैर्ध्य की ये बात कर रहा था। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हमारे को इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम जानते हैं कि आपका जो है आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमारे पास में लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा h अपॉन में mv, और यही हमारे पास इक्वेशन है और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का जो वेग होता है उसको c से डिनोट करते हैं, और जो है किसी तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं यानी किसी कण की बात करें तो वहां पर उस c को जो है हम v से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है c की जगह हम v लिख रहे हैं, बस इतना ही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p भी आ जाएगा, इसका मतलब है ना। तो ये आपका सेम सेकंड जो न्यूमेरिकल किया था वैसा का वैसा ही है। अब mv को आप p से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, संवेग के टर्म्स में ये पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये खंड समाप्त होता है। अब खंड डी की बात करें तो यहाँ पर देखिए खंड डी में क्या बोल रहा है, खंड डी में बोल रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित करिए। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारे पास इसमें दो लेंस की बात कर रहा है, दो पतले लेंस है, तो दो लेंस को हम बना लेते हैं कि एक लेंस ये है और इसके साथ जो दूसरा लेंस भी रखा हुआ है, और दोनों के नाम दे देंगे हम। तो यहाँ पर आपका एक लेंस तो ये हो गया, ठीक है, और एक लेंस हम जो है दूसरा भी ले लेंगे, जिनके नाम रख लेते हैं L1 और L2। तो आप इनके नाम रख दीजिए, मैं रख देता हूँ इसका, ये जो है आपका लेंस 1 है और ये आपका लेंस 2 है। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से कुछ आ जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो हमने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देना है। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट से जो है आपके फर्स्ट लेंस पे जो गिरता है, आपका फर्स्ट लेंस से जो किरण गुजरती है ऑब्जेक्ट की, वो जाकर के इमेज फॉर्म करती है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये लेंस चिप्स पे गया और यहाँ से ये टकराने के बाद में जो है ये आपका फिर से आपको जो है इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करेगा। बिंब जो बनेगी इस तरह से डैश डैश करके मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग, ताकि लाइनें जो हमारे को समझ में आ पाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक जैसी लाइनें सारी हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो डैश डैश जा रही है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने वाली लाइन है ये। तो यहाँ पर जो है इमेज बना। अब इसका जो है हमने यहाँ पर माना कि ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का लेंस 1 से जो इमेज बनेगी वो हमारी I1 बनेगी। भाई L1 है तो उससे क्या बन रहा है, I1 जो है हमारी इमेज बनी। ठीक है, इसके बाद अब ये जब I1 इमेज बनती है तो ये लेंस 2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। I1 जो इमेज बनी है, ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत ज्यादा यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो चीज समझ में नहीं आती है। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट यही है और उसका बिंब उसने I1 बना दिया, लेकिन जो ये I1 यहाँ पे बिंब बना है, इमेज बनी है, इस प्रतिबिंब का जो है ये अब वस्तु का काम करेगी। किसके लिए, लेंस 2 के लिए वस्तु का काम करेगी। और जब ये लेंस वस्तु के लिए काम करेगी तो इसका बिंब जो है अलग बनेगा, और ये बिंब जो बनेगा वो यहाँ पर इससे थोड़ा सा पहले बन जाएगा, यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने माना कि ये बिंब जो है यहाँ पे बन रहा है, यानी कि इस I1 का इमेज लेंस 2 की वजह से यहाँ पे बन रहा है। और हमने कहा कि ये जो इमेज बनी है वो आपकी L2 से बनी है, तो इसको हमने I का नाम दे दिया। ठीक है, ये आपका I हो गया। अब जो है हमने इसको आई नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये आई इमेज बन गई और ये I1 बन गई। ध्यान रखना है, और इसकी जो फोकस है उस फोकस को भी मेंशन कर देते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी है F1 होगी। ठीक है, और इसकी फोकस जो है वो F2 होगी, ये भी हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करते जाना है। अच्छा, O से लेकर के L1 जो लेंस है आपकी, जिसको मैं अगर मैं बोलूँ कि इसके बीच में जो है आप सेंटर मान लीजिए कि इस तरह से ये सेंटर है। ठीक है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर यहाँ पर इस तरह से ये सेंटर है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी। तो इस जगह की दूरी जो हमें बतानी है, तो इसकी दूरी को मेंशन करते हैं इस तरह से। और हमने ये I1 तक की दूरी जो ली है, अब इसको हम V1 से मेंशन करते हैं। ये तो आपका U था, ठीक है, और ये आपका V1 है, क्योंकि इमेज 1 इससे फॉर्म हो रहा है आपके इस लेंस से। अब इसके बाद में एक चीज और हमें बतानी है, वो क्या है कि हमारे पास ये दूरी जो है I, यानी कि इस I1 की इमेज जो लेंस 2 से बनी हुई है, इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी को हम V मान लेते हैं। इसको V1 माना है तो इस दूरी को हम V1 मान लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं बोलूँ कि I1 तक की दूरी जो ये है दूरी, ये आपकी V मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने माना V।
ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट है लेंस 1 पे, जब इसको हम लेंस 1 से जब ये गुजरता है तो इसकी सबसे पहला प्रतिबिंब जो है I1 बनता है। जब I1 बन जाता है तो ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह यानी वस्तु की तरह काम करता है लेंस 2 के लिए, और लेंस 2 जो है इस I1 का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर जो है I बना रहा है जो, ठीक है, तो ये लेंस 2 के लिए I बना हुआ है। अब हमारे पास इसकी फोकस मान ली एक f1 है और इसकी f2 है, ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है, सब कुछ हमारे को मिल गया। अब हमारे को सिंपली क्या है, हमारे को पहले पता है कि लेंस का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है लेंस सूत्र क्या कहता है, तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, तो लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। लेंस सूत्र क्या कहता है हमारा, तो लेंस सूत्र से हमें पता है कि जो आपका 1/f होता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, वो 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है, ये होता है लेंस सूत्र। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब हमारे को यहाँ पर जो है पहले लेंस की L1 की बात करें तो हम कहेंगे लेंस सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से बोल सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करेंगे से। अब L1 के लिए तो लेंस L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब L1 की बात कर रहे हैं तो f1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/f है, तो हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं f1/1/f1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए 1 में v। अब देखिए ध्यान से, v की जगह क्या लिखोगे आप, क्या यहाँ पर v का v रहेगा, नहीं, देखो ये तो लेंस का स्टैंडर्ड सूत्र है और लेंस 1 के लिए v क्या है, तो लेंस 1 के लिए जो इमेज बनी है वो v है, तो v1 है यहाँ पर, तो हमारा जो है ये v1 आ जाएगा। माइनस 1 में क्या u वही रहेगा, तो इसके लिए लेंस 1 के लिए तो भाई ऑब्जेक्ट तो यही था, तो u की दूरी क्या रहेगी, यही रहेगी, तो 1 में आपका u आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर। अगर हम बोलना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट डाल सकते हैं। अब देखिए लेंस जो है आपका दूसरा जो है उसके लिए ले लेते हैं, तो लेंस L2 के लिए तो हम कह सकते हैं लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 1 में देखो L2 का फोकस क्या है, 2 है, f2 है ना, तो यहाँ पर जो है हम इसी सूत्र से लेंस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, 1 में f हो जाएगा, f2 1 में f2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/f2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है v क्या है, तो यहाँ पर देखोगे कि लेंस के लिए ये वाला जो है आपका बन गया था क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया था, ये वाली चीज क्या बनी थी, ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का बिंब बना रहा है L2 I पर, और I की दूरी कितनी है v, तो v कितनी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 में यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक है। अब माइनस का साइन और 1/u, अब u यानी कि u क्या है यहाँ पर, वस्तु की, लेंस 2 के लिए वस्तु क्या है, तो लेंस 2 के लिए वस्तु I1 है और I1 की लेंस 2 से दूरी कितनी है, तो v1 है, तो हम v1 जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 + 2 करने से, अब 1 + 2 क्यों किया, क्योंकि परस्पर क्या रखे हैं, ये संपर्क में रखे हैं, जुड़े हुए रखे हैं, टच में रखे हैं, तो इसलिए हम इसको 1 + 2 कर रहे हैं। पहले वाले का एक जो आपका f1 है तो उसको लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या है 1/f1 प्लस में दूसरे का क्या है 1/f2 है, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड का राइट साइड में जोड़ेंगे, तो 1 में f1 प्लस में 1 में f2 इज इक्वल्स टू, f1 का मान जो है वो लिख लेते हैं 1 में v1 माइनस 1/u, और फिर आपको जोड़ना क्या है f2 की वैल्यू, प्लस f2 कितना है 1/v माइनस 1/v1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देख सकते हो कि ये माइनस का 1/v1 है और ये प्लस का 1/v1 है, तो इसको और इसको काट सकते हैं हम आराम से, तो हमारा जो पहला ये और ये जो है कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पे देखो 1/v जो है ये बचा हुआ है किसमें, 1/v है जो पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू आ गया प्लस का 1/v और माइनस का बचा हुआ 1 में u, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस में 1/f1 प्लस में 1/f2 इक्वल्स टू 1 में v माइनस 1 में u, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और एक चीज हम जानते हैं, ये ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना और आपको पता भी है, यदि यदि वस्तु, ठीक है, वस्तु, यहाँ पे वस्तु लिख दिया, वस्तु अगर आपकी वस्तु क्या है हमारी, तो u जो वस्तु की दूरी होती है u, अगर वस्तु की दूरी जो है वो अगर वो अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, वो अनंत पर है, इनफाइनाइट पे है, तो अगर u बराबर इन्फानाइट हो तो आपका उसका इमेज जो बनता है, यानी कि v से वो इमेज कहाँ बनेगा, तो वो बनता है फोकस पे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको हम कैपिटल लिखते हैं, जो हमारा ये कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका जो बिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। अब इनके मान रख देते हैं हम ऊपर वाले इस समीकरण में, तो यहाँ पर 1 में f तो आपका है ही, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं कि भाई 1/f1 तो हमारा है ही, प्लस में 1/f2 तो हमारा है, फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस इज इक्वल्स टू, जो है आपका अगर हमारा वस्तु अनंत पे होगा तो हमारी जो बिंब बनेगी वो फोकस पे बनेगी, तो यहाँ पे जो है बिंब कहाँ बनेगी, फोकस पे
लेकिन जो है हमारा वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पे। ठीक है, u की जगह हमने अनंत रखा और v की जगह हमने f रखा। ये हमने पढ़ा भी है स्टार्टिंग से, 10वीं में जब हमने पढ़ा था प्रकाश, और फिर 11वीं 12वीं में भी पढ़ा है हमने प्रकाश की है। तो उसमें देखो वस्तु क्या होती है, जब अनंत पे होती है तो हमारा जो बिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। तो अगर ये फोकस पे बनता है तो हम v की जगह क्या रख देंगे, f, और u की जगह क्या रख देंगे, अनंत। और जानते हो 1/अनंत का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यानी कि 1/f इक्वल्स टू क्या आया, 1/f जो हमारे पास आ रहा है, 1/f इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो 1/f आ रहा है ये 1/f1 प्लस में 1/f2 आ रहा है। और यही हमारे को निकालने को उसने बोला था, और संयुक्त लेंस की क्षमता जो हमने यहाँ पर निकाली थी। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया और यही हमें निकालना था। अब आते हैं हम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना है। बहुत सिंपल सा जो है ये समीकरण है, और इसको समझ लीजिए कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है क्वांटम का सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो है चलती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और यहाँ से जो ये आ रही है सारी की सारी क्या है, ये बंडल जो है फोटोन के रूप में आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है। ठीक है, फोटोन आ रहा है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे जो इंपैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे फोटोन आ रहे हैं। कोई भी प्रकाश का सोर्स है, आप मान लो यहाँ पे सूर्य है, चाहे कोई भी प्रकाश का सोर्स है, वहां से जो प्रकाश आ रही है वो प्रकाश जो है वो आपके फोटोन के रूप में जो है आती है। और किसी धातु की सतह पर अगर वो गिरती है तो वहां से जो आपको गिरने के बाद जो है ये यहाँ पर गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो यहाँ पर जब ये फोटोन आती है तो फोटोन की जो है ऊर्जा हमने पढ़ी है, वो ऊर्जा होती है E=h²। अब जो है आपका ये जब इस पे पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी क्षमता होती है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ना, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी होती है कि अपने आप को उत्सर्जित कर सके। ठीक है, लेकिन इसको मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी गतिज ऊर्जा नहीं मिलती है, उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा में ये टूट जाता है। अब ये टूटता है तो क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो ये आपका फोटोन की ऊर्जा जो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जब यह किसी धातु की सतह पर जो है फोटोन पड़ती है, फोटोन की ऊर्जा जो है, तो यह दो ऊर्जा जो है दो रूपों में खर्च हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई, ये चीज हमने समझ ली है, हमने क्लासेस में समझे हैं। यहाँ पर मैंने क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार बता भी दिया कि प्रकाश की विकिरण की ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। जब ये फोटोन किसी धातु की सतह से टकराती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इस समय जो है यह ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। जो यहाँ पे ऊर्जा आ रही थी ये दो रूपों में खर्च होती है, और जो ये ऊर्जा है पहले रूप में खर्च होती है। कुछ ऊर्जा को हम जो बोलते हैं वो कार्यफलन के रूप में खर्च होती है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के कारण होती है, जिसको बोलते हैं हम ये उत्सर्जित होगा, जिसको थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा अगर हमारी निकलती है कार्यफलन, तो कार्यफलन का हम सिंबल जानते हैं, फाई नोट से हम डिनोट करते हैं। अगर ये ऊर्जा इस तरह से निकलती है तो यहाँ पर अगर ये फाई नोट के रूप में निकलती है तो आपका प्लांक नियतांक तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो आपकी म्यू की वैल्यू, इसकी आवर्ती जो है वो अगर आपकी कार्यफलन के रूप में चेंज हो जाएगी तो कार्यफलन के रूप में h म्यू नोट हो जाती है। ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दी। ठीक है, और जो दूसरी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होती है, कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उत्सर्जित तो हो रहा है लेकिन दूर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसको दूर ले जाने के लिए जो है उसको एक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो ऊर्जा भी इसमें मिलती है। यानी कि दो रूपों में जो है E=h जो है ये टूटता है। एक जो है कार्यफलन के यानी कि फाई नोट इक्वल्स टू h म्यू 0, यानी कि h नोट बोल दो आप। ठीक है, h म्यू नोट बोल दो, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यानी कि गतिज ऊर्जा गति प्रदान करने के लिए निकलती है। और हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² मैक्सिमम। जब यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी ये मैक्सिमम होगा, तो 1/2 हाफ mv² होती है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई। तो इस दो रूपों में जो है यहाँ पर जो ये आपकी फोटोन की ऊर्जा थी ये टूटी। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, टोटल एनर्जी है, क्योंकि ये ई के ही दो भाग है। ये चीज समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं संपूर्ण ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी ई जो है ये ई कितने दो भागों में टूटी। पहले भाग मैंने बताया समीकरण एक टूटी, जो कि कार्यफलन के रूप में खर्च हुई, जो यहाँ पे गिरने के बाद में जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पे हुआ। और साथ ही साथ दूसरी ऊर्जा क्या हुई, जो इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए प्रदान की गई, और वो जो है वो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोलते हैं, जिसको यानी गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv² के रूप में टूटी। तो ये दो तरह से टूटी, यानी कि दोनों को हम जोड़े तो टोटल काइनेटिक हमारे को जो टोटल एनर्जी थी फोटोन की वो मिल जाएगी। हम कह सकते हैं संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बराबर में फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, सिंपली जो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है वो निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि क्या बोल रहा है ये, ध्यान दीजिए, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी निकलेगी, तो हम काइनेटिक एनर्जी को उस तरफ ले जाएंगे तो फाई में से ये ई माइनस हो जाएगा। समीकरण आप जानते हो 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, तो ई माइनस फाई नोट हो जाएगा। अब मुझे एक चीज अच्छी तरह से पता है कि के मैक्स का वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 mv²। तो के मैक्स की जगह जो आपका काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया 1/2 mv² मैक्सिमम। और जो है ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ई की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ रही है h म्यू। तो h म्यू की हमने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। और जो दूसरी वैल्यू क्या थी फाई नोट की, तो फाई नोट की वैल्यू क्या है, तो फाई नोट की है h म्यू नोट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया न्यू नोट, तो ये आपका आ गया h न्यू माइनस h न्यू नोट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में h कॉमन है, तो दोनों में से जो है h को मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे 1/2 mv² मैक्सिमम कितना आ जा रहा है, तो वो आ रहा है म्यू माइनस म्यू नोट। ठीक है, तो यही हो गया। और इसमें हमें इन सभी डिटेल्स को लिख देनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज क्या है। तो m जो है कण का द्रव्यमान है, v जो है कण का वेग है, h जो है प्लांक नियतांक है, और जो है न्यू क्या है फोटोन की आवर्ती है, और म्यू नोट क्या है दहली आवर्ती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो छोटी सी दहली आवर्ती की आवश्यकता होती है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस समीकरण को हल कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल थ्योरी और डायग्राम और साथ में ये 3 स्टेप इसको लिखा तो आपने समझ लो क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, एक भी नंबर यहां से नहीं कटेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। यहां पर देखिए, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। तो देखिए, परावर्तन द्वारा ध्रुवण जो है इसको मैंने यहां पे लिखा है, ये आपको जो है केवल बताया गया है कि ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण क्या होता है। बाकी इस थ्योरी का आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब इस परिभाषा को आप चाहे तो याद करें, आप चाहे तो ना याद करें, क्योंकि इस क्वेश्चन से इसका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैंने स्पेशली आपको यहाँ पे बता दिया है ताकि आप लोग जब भी कुछ पढ़ें और कुछ भूल रहे हैं तो उसको आप याद कर लें। हमारा मेन मकसद होता है कि उस क्वेश्चन में जो आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल है वो डाल दें। तो ध्रुवण कोण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ध्रुवण कोण को यहाँ पे समझने के लिए आप आ जाइए। यहाँ पर जो है कोई मीडियम है, ठीक है, mn जो है हमने माध्यम ले लिया। अब इसमें जो है आपने एक आपतित प्रकाश की किरण जो है इस माध्यम से गुजर रही है, जिसको हमने साधारण अध्रुवित प्रकाश कहा है, यानी कि आपतित प्रकाश कहा है AO। तो A से O जो है ये आपतित प्रकाश है, और जैसे ही ये किसी मीडियम पे आकर टकराती है तो यहाँ पर जो है ये O से B जो है परावर्तित प्रकाश हो जाती है। तो ये परावर्तित प्रकाश अगर ये हो जाती है, यानी कि यहाँ पर सिंपल समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती है। और जब ये कब होती है, जब आपतित प्रकाश किसी एक सर्टेन एंगल पे पड़ती है, ये हमेशा नहीं होगी, कभी ना कभी ये सर्टेन एंगल पे ही होगी, जहां पर आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि IP यानी बूस्टर का जो कोण है, ध्रुवण का पोलराइजेशन एंगल जो है वो आपका ये वाला पोलराइजेशन एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और जब ये समान होते हैं तो इसी को बोलते हैं हम कि आपतित प्रकाश जो है समतल रूप से जो है ध्रुवित हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एंगल बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ये बोल रहा है कि बूस्टर के नियम से सिद्ध करना है कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो है अपवर्तित जो है ये रही अपवर्तित किरणें। ठीक है, अपवर्तित किरणें। अब देखिएगा, इसको समझिएगा कि क्या होता है इसमें और क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। एक प्रकाश की किरण जो है ना वो कई दिशाओं से, आप जानते हो कि आप बल्ब जलाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बल्ब जो लगी है उसके केवल आगे आगे रोशनी होगी, उसके अगल बगल में रोशनी नहीं होती। तो इस तरह से आप देखते हो कि बल्ब की रोशनी जो है, यानी कि कोई भी प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में, या बोल सकते हैं जितनी भी दिशाएं हैं वहां पर वो सब जगह पे इस तरह से ट्रैवल करता है। ठीक है, हर जगह पे वो ट्रैवल करता है, यानी कि जाता है। अब जब हमने कोई मीडियम लगा दिया है, मान लो कि मैंने लेंस लगा दिया है यहाँ पर, सपोज करिए कि इस लेंस को यूज कर रहे हैं और इससे इसको पास होना है, तो इसमें से वही केवल लाइंस पास होंगी जो इसके पैरेलल है, यानी कि इसका जो भी संरचना अगर हमने इस तरह से बनाई है तो इस संरचना के माध्यम से जो इस तरह की पैरेलल लाइन से प्रकाश की वही इसमें से निकल पाएंगी। तो ये आपकी कांच की संरचना है, इसका इंटरनल में हमने मान लिया कि इस तरह से लंबवत लाइनें हैं, पैरेलल प्रकाश की जो है संरचना के द्वारा ये कांच या ग्लास बनाया गया है या लेंस बनाया गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई माध्यम है जिसमें इसकी आंतरिक संरचना जो है पैरेलल है। अब इसमें से जो ये प्रकाश की किरण जो है ये पार होना चाहती है, तो ये जो पार तभी होगी जो सारी लाइनें जो इसमें पैरेलल इस तरह से जो लाइनें सीधी लंबवत हैं, इसकी जो लंबवत किरणें हैं इस प्रकाश की लंबवत इस तरह से लाइन सीधी जो है वो इसमें से जाकर के पास हो जाएगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपकी यहाँ पर बताई गई कि ये वाली जो आपकी प्रकाश है, ठीक है ना, ये वाली जो है आपकी अपरिवर्तित प्रकाश है। ठीक है, अपरिवर्तित प्रकाश है, जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी अपरिवर्तित प्रकाश है, जो कि सीधे सीधे जो है यहाँ पर देख रहे हो आप लाइनों के थ्रू जो यहाँ पे निकलती जा रही है। तो O से C क्या है, ये सारा का सारा अपरिवर्तित प्रकाश है जो उस लेंस से आपका निकल रहा है। और जो है आपका यहाँ पर दूसरा जो आंशिक रूप से जो अध्रुवित है, ये क्या है, ये आंशिक रूप से ध्रुवित बोल सकते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से ध्रुवित है। और जो आपका पूरा का पूरा ध्रुवित है, जितना भी ध्रुवित होगा वो निकल करके जो है इस तरफ निकल जाएगा। तो ये डॉट वाली लाइनें जो है ना, ये डॉट वाली आपको दिखाई दे रही है, ये भी आपकी प्रकाश है। ठीक है, और ये जब निकल रही है तो ये O से B की तरफ पूरा का पूरा परावर्तित हो जा रही है। क्लियर है। और जो परावर्तित नहीं हो रही है, जो खड़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं वो इस तरफ आ रही है, जो कि अपवर्तित प्रकाश है। जो परावर्तित नहीं हुई है वो इधर आ रही है O से C की तरफ। अब जो है इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये जो परावर्तित प्रकाश है और अपवर्तित प्रकाश है, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, ये वाला एंगल, ये बोल रहा है कि ये बताइए कि ये परस्पर लंब होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। ये चीज हमें बताना है कि यहाँ पर जो ये एंगल बना है ये 90 डिग्री बनता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बूस्टर के नियम को हम जो है समझा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला आपको केवल आपको थ्योरी बताई गई है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। हालांकि आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। हमारा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होता है, जो हमारा ये डायग्राम है, और उसमें हम बता देंगे OA क्या है, OB क्या है और OC क्या है। ठीक है, तो हमने तीनों के नाम जो है किरणों के नाम लिख दिए, OA क्या है, OB क्या है और OC क्या है। और यहाँ पर जो हमने माध्यम भी बता दिया कि एक आपका विरल है और एक आपका सघन माध्यम है। ठीक है, और जो है यहाँ पर ये लंब है आपका, जो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये N से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं ये नॉर्मल होता है, ये जो भी माध्यम होता है उस पर लंब होता है। और इस लंब से जो आपका अपरिवर्तित जो प्रकाश है उसके बीच का एंगल जो ये है, ये हमारे पास R है। ठीक है, कितना है, R दिया हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये R है और हमें ये 90 डिग्री शो करना है, हम दिखाएंगे। तो बूस्टर का नियम क्या कहता है, किसी माध्यम का अपवर्तांक, अपवर्तांक कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि इस माध्यम में देखो ऊपर वाला विरल है और इस वाले सघन माध्यम का अपवर्तांक हमने म्यू लिया है। तो देखना,
तो किसी माध्यम का अपवर्तांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट को हम इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, हिंदी में स्पर्श ज्या बोलते हैं, ठीक है। और साइन को ज्या बोलते हैं और कोस को कोज्या बोलते हैं। ध्यान रखना ये सब चीजें जो है हिंदी में हम पढ़ते हैं, कई बच्चे केवल इंग्लिश को ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते। साइन कोस टेन को क्या बोलते हैं हम, तो टेन जो होता है वो स्पर्श ज्या होती है, साइन जो है वो ज्या होती है, और कोस जो होता है वो कोज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, किसी माध्यम का अपवर्तांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। तो यानी कि कोई भी माध्यम में आ रहा है आपका, ठीक है, और जब वो माध्यम में आ रहा है और जब वहां पर क्या हो रहा है, वो उस माध्यम से अपवर्तित होकर के जो प्रकाश वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जब अपवर्तित होकर के वो परावर्तित होकर जब बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरण जो भी एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, ध्रुवण कोण जो है वो उसका tan का फॉर्म में आता है, जब उसका क्या दिया हो, आपको अपवर्तांक दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसके बराबर होता है, किसी माध्यम का अपवर्तांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। बस ये सिंपल सा बूस्टर का नियम कहता है, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि म्यू का जो मान होगा, जो हमने माध्यम का अपवर्तांक जो होगा वो क्या होगा, tan, और जो ये एंगल बना रहा है IP, यानी कि पोलराइजेशन एंगल, ध्रुवण कोण जो बना रहा है वो tan IP हो जाएगा। तो ये होता है म्यू बराबर tan IP, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि जो है बूस्टर के नियम से ये होता है म्यू बराबर tan IP। ये साधारण सा फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि बूस्टर के नियम से म्यू का मान होता है tan IP। और tan का मान आप सभी जानते हो कि tan थीटा जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिखा जाता है। तो आप जो है इस म्यू को एज इट इज लिया हमने, और tan को क्या लिखा, साइन बटे कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, IP, तो IP ऊपर और IP नीचे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। उसके बाद में स्नेल का नियम भी आपने पढ़ा है। म्यू में होता है जो साइन की, जो भी आपका साइन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, साइन I अपॉन में साइन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, आपको पता है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, IP है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल से नापा जाता है। नॉर्मल क्या है, ये वाली डैश डैश वाली डंडी है। तो यहाँ पे आपतित किरण जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट IP है, और जो है अपवर्तित किरण जो है वो आपके नॉर्मल से जितना भी एंगल बनाती है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है हमने, R बना रही है, कितनी दूरी है, ये R बना रही है। तो ये इसके रेशियो के बराबर होता है। स्नेल का नियम से कहता है कि म्यू बराबर साइन I अपॉन में साइन R होता है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन I की जगह क्या है, कोण साइन IP है, तो हमने उसको कोण को साइन IP ले लिया और अपॉन में साइन R लिख दिया। अब हमारे पास कोण इक्वेशन नंबर 2 बन गई, क्योंकि ये भी म्यू की वैल्यू है और ये भी म्यू की वैल्यू है, तो दोनों ही म्यू की वैल्यू है, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन IP अपॉन में कोस IP, जो कि ये मान है पहला वाला, ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले मान के साइन IP अपॉन में साइन R के। तो यहाँ पर हमने इस दोनों को बराबर कर दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जो कि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी साइन IP है, यहाँ पे भी साइन IP है, तो ये दोनों साइन IP तो है, कट जाएंगे, ठीक है ना, साइन IP से साइन IP कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, कोस IP, और यहाँ पे साइन R बचेगा, ठीक है। यही दो बचेंगे, क्योंकि ये 1 अपॉन में साइन R हो जाएगा, ये 1 अपॉन में कोस IP हो जाएगा। वापस से उल्टा कर देंगे तो कोस IP इक्वल्स टू साइन R हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये जो है कट गए। तो हमारे पास बचा क्या, 1 बाई कोस IP इक्वल्स टू 1 बाई साइन R, दोनों को पलट देंगे तो कोस IP इक्वल्स टू साइन R जो है हमारे पास ये सिंपल समीकरण बन गई। और हम जानते हैं कि जो है आप कोस IP को तो एज इट इज रखें, और हमको एक फॉर्मूला और पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इधर तो कोस था ही और इधर साइन था, तो इस साइन को कोस में बदलने के लिए हमने साइन R को क्या कर दिया, कोस 90 माइनस R, जो कि हमारे पास थीटा की जगह क्या है, R है, तो हमने थीटा की जगह R यूज किया, तो कोस 90 माइनस R हो गया। यहाँ पे कोस कोस हो गया, तो फिर से मेरा कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एंगल IP इक्वल्स टू 90 माइनस R हो गया। और मैं इस R को उधर ले जाऊं तो IP प्लस में R इक्वल्स टू 90 हो गया। तो ये तो IP प्लस में R इक्वल्स टू 90 है। IP कौन सा था, तो IP ये है, ठीक है, ये है, और ये R जो है इसका बता रहा है कि ये दोनों मिलाकर के 90 हैं, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मिला करके दोनों 90 हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल टोटल 90 है, हमें ये बताना है कि ये एंगल 90 है। तो हमें आगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये एंगल यहाँ से लेके R तक का, ठीक है, और फिर ये वाला आपका जो एंगल है BOC, ठीक है, BOC, यानी कि जो इसको हमें निकालना है, तो BOC ले लेते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले एंगल कौन सा लेना है, तो ये वाला O, आपका ये वाला एंगल है XOB, ठीक है, तो आप XOB ले लो या फिर आप कैसे भी कर लो। तो यहाँ पर जो है ये आपका कौन सा है, ये, क्योंकि हमारे को इसका मान निकालना है, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, हमारे को ये सारा का सारा मान लेना है, यहाँ से लेकर के इस X का पूरा इधर वाला कोण लेना है, ये वाला। तो यहाँ पर जो XO और B, तो XOB कितना है, तो XOB हमने लिख लिया, ये रहा एंगल XOB, ये वाला XOB, और XOB कितना है, IP है, ध्यान रखना, ये IP है, तो ये भी कितना है, IP है। तो हमने इसको यहाँ पे इसका मान क्या है, IP रख दिया। इसी तरह से एंगल अब BOC, तो BOC तो हमें निकालना है, क्योंकि इसको 90 के बराबर प्रूव करना है, तो BOC एंगल हमने लिख दिया, और अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल को BOC को निकालना है। इसके बाद एंगल जो है आपका नेक्स्ट कौन सा एंगल, तो आप देखोगे कि ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए कि आपका जो है ये क्या बन रहा है, YOC। तो YOC कितना है, ये R है, तो हमने कहा कि ये YOC है, और YOC का हमने मान लिख दिया R, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये टोटल तीनों का, ये पूरी की पूरी लाइन का कितना मान होता है, तो आप जानते हो एंगल फर्स्ट ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस फिर दूसरा ये वाला एंगल, और प्लस में ये वाला एंगल, तीनों को मिलाकर के हम जो बोलेंगे कि ये टोटल 180 डिग्री होता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो मुझे XOB का IP मान पता है, और BOC मुझे निकालना है, R का मान मुझे पता है, अभी अभी हमने
आर का मान जो है देख लेंगे कि यहाँ पर आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। आर का मान जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सिंपल आईपी प्लस में आर टोटल कितना है, आईपी प्लस में आर कितना है 90 है, आईपी प्लस में आर 90 है, तो ये आईपी है और ये आर है, तो इन दोनों का मान हमने रख दिया 90। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आईपी है और ये आर है, हमने मान निकाल लिया था 90, तो ये आईपी और ये आर दोनों का मान हो गया 90 और बीओसी मुझे निकालना है, तो बीओसी को मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पर। ठीक है, बीओसी, तो ये 90 जो है उधर जाएगा तो 180 में से घट जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, तो एंगल बीओसी का मान कितना आ गया 90, यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, तो यही हमें सिद्ध करना था। इसने बोला था कि आप सिद्ध करिए कि बूस्टर के नियम से जो है आपतित और परावर्तित किरणें जो है परस्पर लंब होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर शो कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस प्रश्न में पूछा गया एम्पियर का परिपथ ये नियम लिखिए और इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, इसको देखिए कैसे करना है। पहले तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, तो किसी बंद समतल वक्र यानी पॉश के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन जो है हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, तो उस वक्र से गिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा के मान का जो है वो म्यू नोट गुना होता है। कितना होता है, म्यू नोट गुना हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नोट गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, समाकलन जब हम करते हैं तो कितना होता है, म्यू नोट गुना जो उसमें धारा बह रही है उसका गुना होता है, यानी कि आई इंटू म्यू नोट गुना। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथ का नियम है और जिसका इक्वेशन जो हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बता भी देंगे कि आई क्या है, जहां पर आई जो है बंद पास से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा है। ठीक है, और अनंत हमको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि अनंत लंबाई से सीधे धारावाही तार से जो है आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी हमें करनी है। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम लिखते हैं और हम ये डायग्राम बनाएंगे, यदि एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और तार से आर दूरी पर एक प्रक्षेपण बिंदु है, कोई भी बिंदु हमने मान ली उस आई से आर दूरी पर है पी बिंदु, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, इस तरह का डायग्राम बनेगा जिसमें हमारी जो है आपके आई वाला जो लाइन है, इस आई से जो हमने इस पूरे सर्कल का, ये पेज फाड़ लीजिए और पेज फाड़ के बीच में होल कर देते हैं, उसमें से पेन डाल देते हैं, तो इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये गोल जो है पेज का टुकड़ा है और बीच में जो ये चीज जा रही है मान लीजिए कि पेन है। अब जो है आपको ये दिख तो रहा है कि ये जो है पैरेलल है इसके, ऐसा नहीं है, ये जो है आप इस तरह से समझिए कि ये आपका इस तरह से है और जो है यहाँ से ये आपका जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे चलते हुए ऐसे निकल रहा है, तो उसको दिखाया गया यहाँ पे। हालांकि ये डायग्राम जो है आप इस तरह से समझ रहे हैं जैसा नहीं है और आपको ये स्कूल में भी सिखाया होगा। अब जो है हमसे जो पूछा जा रहा है कि हमें जो है इसका क्या निकालना है, तो आर दूरी पर जो है बी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पॉइंट पी पर, उसको हमें निकालना है। यानी कि पॉइंट पी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी हमने यहाँ पे, बी मानी है, तो हमें बी निकालनी है। ठीक है, अब इसको बी को निकालने के लिए बस सिंपल सा हमें काम क्या करना है कि हमें एम्पियर सर्किट लॉ पता है कि हमारे को क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है यहाँ पर, बी डी एल इजकल्स टू म्यू नॉट इन टू आई। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, बी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है। और हमने एक चीज ये भी पढ़ी है कि आपका फ्लेमिंग्स जो है राइट हैंड रूल, जो आपका सीधे हाथ का नियम है, उसमें अंगूठा क्या दिखाता है, वो धारा की दिशा दिखाता है और बाकी उंगलियां क्या दिखाती हैं, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से आप अपना उंगलियों कर सकते हैं, तो आपका अंगूठा जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, आप राइट हैंड को अपने देखिए तो ऊपर की तरफ दिखाई देगा अंगूठा आपका, और मोड़िए उसके सारी उंगलियों को, तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ क्या इंडिकेट कर रहा है, वो धारा की दिशा को इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही साथ जितनी उंगलियां हैं वो क्या बता रही हैं, वो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, और देख रहे हैं कि हमारा जो है ये आई से, और जो डिस्टेंस लिया हमने आर लिया है किसी बिंदु पी तक का, और जो है ये जो वृत्त जैसा आपको दिख रहा है, ये हर वृत्त जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होगा ये वृत्त जो है, तो इसमें से एक टुकड़ा जो हमने मान लिया, और जो आपका बी जो चुंबकीय क्षेत्र है जो चल रहा है उसी के बिल्कुल समानांतर होगी डीएल, जो इसका जो टुकड़ा लेंगे, ये जो आपका छोटा सा पीस है जो आप देख रहे हैं वृत्त, इसमें हर टुकड़ा जो है छोटे छोटे इकाइयों का बना है। टोटल लंबाई अगर इसकी एल है तो एक छोटा छोटा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डीएल होगा, तो हमने उसको मान लिया कि ये डीएल है, और डीएल और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के दोनों सेम ही एक ही लाइन पे पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम इसको एक फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें जब हम लेते हैं साइन और कोस की बातें, तो हमारा अगर परपेंडिकुलर होता है तो हम साइन लेते हैं, अगर हमारा जो धारा है इस तरह से जा रही है हमारी, क्योंकि हमारी इस तरह से जा रही है, और जो इस तरह से जाती है और इस तरह से जो जाती है ऊपर की तरफ, इसको हम साइन लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ से जाती है जो उसको हम कोस लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो हमारे जो है ये इस तरफ से जा रही है, इस तरफ ऐसे जा रही है, लेकिन चित्र में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अंगूठे और उंगलियों को देखिए अपने, तो आपकी उंगलियां इस तरफ जा रही हैं। ठीक है, आपके राइट हैंड की तरफ ही घूम रही हैं। तो यहाँ पर आपकी डीएल जो है इसमें से एक टुकड़ा जो है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ ही जा रहा है, तो हम यहाँ पर जो है इसको चेंज करके जो है इसके आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ पर बी डी एल, जो बी डी एल है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इस बी डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है, उसमें आपका तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और ठीक है, अब इसका जो है डॉट हटा देंगे, हम डॉट हटाएंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा धारा किस दिशा में, कोस की दिशा में है, तो कोस लगाएंगे तो डी एल कोस थीटा हो जाएगा।
और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो थीटा जो है क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका बी भी उसी दिशा में है और डीएल भी उसी दिशा में है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच क्या कोण होगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बी जो है आपकी दिशा ये बी बता रही है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी की दिशा जो है, मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ आपको कि बी की दिशा अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रही है तो इसी पर जो डी एल जो है उसकी भी दिशा इसी पर है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, और जब समांतर लाइन होती है तो एंगल क्या बनता है, जीरो बनता है, यानी कि कोस जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कोस 0 डिग्री आ जाएगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका म्यू नॉट इंटू आई है, ठीक है, जो आपका धारा बह रही है वो। अब जो है आपका समाकलन से हमको चुंबकीय क्षेत्र जो आपको निकाल देना है, क्योंकि आपका जो है ये छोटे छोटे पार्ट से बन रहा है, ये डीएल को हमें जो समाकलित करना पड़ेगा, तो बी को हम ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास बी आ गया बाहर। अब इस समाकलन के अंदर क्या बचा, तो डी एल बचा, और कोस जीरो का मान आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी एल आ जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई के। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक चीज आपको पता है कि ये जो आपका यहाँ पर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीएल का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये डीएल जो है ये छोटा सा एक पार्ट है, अब डीएल 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 सब मिलकर के जो ये क्या बना रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, और सर्किल का जो ये वाली बाहर वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, तो ये परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, तो हम कह देंगे इसको कि ये जो हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हटा देंगे तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई, ठीक है। अब यहां से हमें बी का मान निकालना है, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 पाई आर, और इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, और आर दूरी पे हमें निकालना था, और यही किस में आएगा, ये टेस्ला में आएगा, ठीक है, तो यही हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो ये हमें जो है इसमें एम्पियर परिपथ नियम भी लिखना है, ठीक है, उसके बाद उसका सूत्र बता देना है एम्पियर परिपथ का नियम का, और उसके बाद जो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो उसको भी हमने इस तरह से ही डायग्राम बनाया, और इसमें जो हमने देखा कि जो डीएल हमने टुकड़ा लिया है इस पूरे वृत्त से, वो और चुंबकीय क्षेत्र एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और जब हम इसके कोस और साइन को लेते हैं इसके, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप अभी इस डायग्राम में इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन है तो ये इस तरह से, और जो है ये क्या हो जाएगा, कोस ले लेंगे, और कोस कितना लेंगे, क्योंकि दोनों समानांतर है तो एंगल हो गया 0, तो कोस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हम सारी की वैल्यूज को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, और लिख करके इसको आंसर को कंप्लीट कर देंगे। आते हैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, तो यहाँ पर आपका ड पार्ट है, एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक दिया गया है 40 मिली हेनरी, ठीक है, ध्यान रखना है, आपको जो एल दी गई है वो 40 मिली हेनरी, स्व प्रेरण गुणांक को हम एल से डिनोट करते हैं, तो हमारे को एल जो दे दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं 40 आपको मिली हेनरी दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया गया, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो आपको कितनी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 मिली सेकंड में कितनी हो जाती है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो आपको जो करंट में चेंज दिखाई दे रहा है, यानी कि डी आई अगर मैं निकालना चाहूँ, तो डी आई करंट में जो चेंज हो रहा है, विद्युत में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12, 2 से 12 हो जाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 12 माइनस 2 जितना बदलेगा वही लिख दूंगा, सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं हम, 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 आपका एम्पियर। अब जो है और क्या चीज दी गई है, इसमें कुछ दी गई है तो देख लेते हैं, इसमें आपको हाँ समय भी दिया गया है आपको, जो इसमें वैद्युत धारा जो 5 मिली सेकंड में चेंज हो जा रही है ये, ठीक है, तो टाइम भी दिया हुआ है आपको, टी इक्वल्स टू 5 मिली सेकंड, मिली सेकंड दिया गया है आपको टाइम, इसको हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को एक फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है कि डी आई ओवर डी टी, यानी चेंज इन करंट ओवर टाइम क्या होता है, डी आई ओवर डी टी, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आई कितना है, तो डी आई हमने निकाला 10 एम्पियर, तो ये हो गया 10, और बटे में टी कितना है, तो चेंज इन टाइम कितना बता रहा है ये, 5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ इसको अब हम यहाँ से कैंसिल आउट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास टोटल वैल्यू जो आ जाएगी 2, और यहाँ से देखिए ये 10⁻³ नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³, ठीक है, एम्पियर सेकंड, ठीक है ना, ये आपका एम्पियर है और नीचे सेकंड था, तो एम्पियर पर सेकंड हो गया। अब इसके बाद हमारे को देखो ई का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है, क्या निकालना है हमारे को, ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, तो इसने बोल रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो है फॉर्मूला होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका एल इंटू डी आई अपॉन में डी टी, ठीक है, एल जो है हमारे को दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, तो हमने लिख दिया इसको 40,
ठीक है, इनटू डी आई ओवर डी टी हमने निकाल ही लिया यहाँ पर, तो डी आई ओवर डी टी कितना, 2 इंटू 10⁻3, तो इसको लिख देते 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब जो है इसको टोटल कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया 40 दूनी 80 इंटू 10⁻3, ये हमारे पास ई का मान आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, हमारे को जो जो चीज़ें दी गई हैं हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तांक भी दिया गया है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले डायग्राम बना के देख लें, तो हमारा जो है एक लेंस दिया गया है। सबसे पहले तो मुख्य फोकस इस तरह से बना लेते हैं, मुख्य अक्ष, और हमारे को जो लेंस दिया गया है वो है एक तरह से उत्तल और दूसरी तरफ है समतल। ठीक है, एक पतले समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस में जो है आपका सिंपली क्या हो गया, इस तरह से एक तरफ तो आपका सरफेस कैसा होगा, समतल होगा, और दूसरी तरफ ये उत्तल होगा। उत्तल होगा इसका मतलब वो कुछ इस तरह का आपका दूसरी तरफ होगा उत्तल। ठीक है, अब जो जिस तरफ समतल है और एक तरफ उत्तल है, ये हमने मान लिया इसका ये समतल पार्ट है, ये समतल है, और ये आपका जो है उत्तल है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। अब जो है आप जानते हैं यहाँ पर हमने इसको R2 मान लिया और ये हमने R1 मान लिया इसका। अब हमारे को लेंस मेकर फॉर्मूला पता है कि आपका 1/f इक्वल्स टू होता है n-1 या फिर μ-1, आपकी मर्जी है, दोनों फॉर्मूले यूज़ करते हैं, n की जगह म्यू भी यूज़ करते हैं। इसके बाद में इनटू हो जाता है हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को फॉर्मूले में उससे पहले हमारे को क्या दिया गया है, हमारे को दिया गया फोकस दूरी, तो हमारे को जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है फोकस दूरी एफ इक्वल्स टू कितना दिया है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव 20 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, और इसकी जो है उत्तल लेंस की R1 मानी है तो R1 निकालनी है। ठीक है, अगर मैं R2 मानता तो R2 लिख लेता, तो मुझे R1 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। उसके अलावा और कुछ इसमें दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अपवर्तांक दिया है, चाहे आप इसको म्यू से डिनोट करें या फिर इसको आप एन से डिनोट करें। ठीक है, तो म्यू लिखें या एन लिखें, ये आपको दिया है 1.5। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला में जो है इसको डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो 1/f, तो 1/20 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल्स टू एन की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो 1.5 माइनस 1। और जो है आप जानते हैं समतल लेंस की जो आपकी आर होती है वो कितनी हो जाएगी, आर जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत होती है। ठीक है, और जो इसका आर है हमें निकालना है, तो हमने कह दिया कि 1/r1 हमें निकालना है, क्योंकि हमने कहा कि R1 निकालना है, और माइनस में 1 में R2 मेरे को इन्फिनिटी दिया गया है, क्योंकि समतल की होती है इन्फिनिटी। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 1/2 20 इक्वल्स टू 1.5 में से 1 गया तो आपके पास बचा 0.5। ठीक है, इंटू, अच्छा 1 में इन्फिनिटी का मान 0 होता है तो ये तो हो जाएगा 0, इंटू में क्या हो जाएगा 1/r1, 1/r1। अब इसको हम जो है यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसको आप 20 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका r जो यहीं रह जाएगा, या R1 यहीं रह जाएगा, या एक तरफ कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 0.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का आधा कितना 10, तो 10 सेंटीमीटर जो है इसकी हमारे पास आर आ गई। तो यही हमारे इसका आंसर निकालना था, और ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो सिंपल सा है, बस हमें पता था कि इसका डायग्राम कैसा होगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वैल्यूज क्या दी गई हैं, पुट किया और आंसर आ गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी जो है 144 दी गई है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन कितनी होगी, यानी मैग्निफिकेशन बताना है, और अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी क्या होगी ये भी हमें बताना है। हमारे को दिया क्या गया है, तो दिया है क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले 144 जो है फोकस दूरी, अब अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 दी गई है हमारे को सेंटीमीटर में। अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो हम डिनोट करते हैं एफ नोट से या एफ जीरो से या एफ ओ से, तो हम जो है इसको लिख लेते हैं, ये दी गई हमारे को 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या दी गई है इसमें हमारे को, इसमें देखिए यहाँ पर दिया नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी को एफ ई से डिनोट करते हैं, और ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है इसके अलावा हमारे पास, अभी ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब हमारे को पता है आवर्धन क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्धन कितना होगा, आवर्धन जो है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर क्या होता है, वो होता है एफ नोट अपॉन में एफ ई। अब रख लीजिए इसके मान को, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है हमारे को, डायरेक्ट सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट कर देते हैं। तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नोट कितना दे रखा है 144, तो 144 अपॉन में एफ ई कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसको काटें तो हम आपका ये आपका 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा 6 से ही 24 बार में।
तो मेरे पास m का जो वैल्यू आया, तो यहाँ पर m इजकल्स टू आ गया 24। ठीक है, और जो है यहाँ पर देखिए कि हमारी माइनस में होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये माइनस में होती है। आवर्धन जो होता है आपकी इसकी दूरबीन की, वो माइनस में होती है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो -24 आ गया। अब जो ये माइनस साइन है क्या शो करता है, तो माइनस जो है ये बता रहा है कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा। तो m इक्वल टू कितना हो गया, -24 जो है इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक और चीज इसने पूछी है कि जो है आपको अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के पृथक्कन दूरी भी आपको निकालनी है, यानी कि डी पूछ लिया आपसे। तो अभिदृश्यक और नेत्रिका की पृथक्कन दूरी को हम निकाल लेते हैं। तो हमारे को दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी जो है अभिनेत्र और नेत्रिका के पृथक्कन दूरी यानी कि डी हमसे ये बोल रहा है डी निकालिए। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है आपका एफ नोट प्लस में एफ ई। ठीक है, तो मेरे को सीधा सीधा डी निकालना है। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नोट कितना 144 प्लस आपको एफ ई दिया हुआ है 6, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली इसका कंप्लीट हमने कर लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बोला गया एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके वी आई अभिलक्षणिक को प्रदर्शित करिए। तो एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड कहता है, जिसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो बाइजिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा यानी कि दृश्य या अदृश्य या फिर अवरक्त विकिरण में परिवर्तित करती है। तो ये हो गया एलईडी का सिंपल सा डेफिनेशन कि जो है ये बाइसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और विकिरण ऊर्जा कैसी हो सकती है, विकिरण ऊर्जा जो है वो दृश्य भी हो सकती है, अदृश्य भी हो सकती है और अवरक्त विकिरण भी हो सकती है। ठीक है, और इसका डायग्राम जो है आप एलईडी का अगर आपसे सर्किट बोले तो आप इस तरह का सर्किट बना सकते हैं। अब हम वी आई अभिलक्षण को प्रदर्शित करने वाले हैं इसमें। तो वी आई अभिलक्षण को हम सिंपली जो है ग्राफ से प्रदर्शित कर देते हैं। तो सिंपल एक ग्राफ बना लेते हैं इसका, जिसमें आपका एक तरफ वोल्टेज रहेगा और एक तरफ करंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो है ग्राफ बनाना है हमें। तो यहाँ पर जो है आपकी जो आई रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये धारा जो होगी, ये जो धारा बह रही है आपकी, ये धारा रहेगी, ये सारी की सारी किस में रहेगी, ये मिली एम्पियर में रहेगी। मिली एम्पियर। ठीक है, धारा जो रहेगी ये मिली एम्पियर में रहेगी। और इधर जो है आपको वोल्टेज देना है, वोल्टेज वी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इधर हो गया और इस तरह से इधर हो गया। अब जो है देखिए, जब तक ये धारा से आप जो वोल्टेज बढ़ाते जाए, ये आपका कभी भी एलईडी जो है ये वी आई अभिलक्षण नहीं दर्शाएगी जब तक इसका वैल्यू जो है लगभग लगभग 1.7 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। यानी कि 1.7 वोल्ट से ज़्यादा लेना पड़ेगा तभी ये अभिलक्षण दर्शाएगी। तो यहाँ पर जो है 1.7 से जैसे ही हम 1.8 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा भी जैसे ही बढ़ाएंगे, तो ये अपना जो है इस तरह से एक ग्राफ जो है शो कर देगी। ठीक है, इस तरह का ग्राफ शो कर देगी। अब जो है ये कलर बैंड के रूप में ग्राफ को अपने शो करती है। इसमें कई कलर्स जो है अलग अलग जो है इसमें देते हैं, ऊर्जा बैंड के हिसाब से ही बनता है। तो उस अभिलक्षण को जो है हम सिंपली क्या करते हैं, 3-4 कलर से बता देते हैं। और आपको भी बता देना है, एग्जाम में जब पूछेगा तो कलर आप जरूर ड्रॉ कर देंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया इस तरह से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कहीं से कर लो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम इसमें धारा के मान रख लेते हैं। तो आप सबसे पहले जीरो आपका जो है मेन पॉइंट पे होगा। उसके बाद जो है मिली एम्पियर में धारा हमारा जो आई रहेगी, मैंने बता दिया था आपको, ये मिली एम्पियर में रहेगा। और यहाँ पर आपका जो है वोल्टेज वी रहेगा। ठीक है, वोल्ट रहेगा। अब यहाँ पे जीरो से शुरू होगा, वोल्ट जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, तो सपोज करो 1 वोल्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपका 2 वोल्ट, फिर उसके बाद में 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, इस तरह से आप अपने मेंशन कर सकते हैं। और जो है मिली एम्पियर धारा जो है हम जीरो से फिर हम 10 पे जाते हैं, 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, इस तरह से हम मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट आपको मेंशन कर देना है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं आप। अब जो है आपकी पहली जो मिली एम्पियर में जैसे ही हम यहाँ से अभिलक्षण दर्शाएंगे, तो पहला अभिलक्षण जो है ये सारे के सारे अभिलक्षण जो है ये कलरफुल जो है आपको दर्शाएगी। पहला जो अभिलक्षण जो होगा वो हरे कलर में आता है, और उस हरे कलर में अभिलक्षण जो रहेगा आपका कुछ इस तरह से चलेगी, और ये हरे कलर में रहेगा। और ये आपका इंफ्रारेड की रहेगी, अवरक्त की रहेगी। ठीक है, तो हरे कलर में जो अभिलक्षण दिखाई देगा, आप दोनों ग्राफ बना देना। ये पहला ऊपर वाला ग्राफ बना देना, और इसके बाद ये वाला ग्राफ बना देना है, जिसमें पहली लाइन जो है हरे कलर की रहेगी, जो इंफ्रारेड की रहेगी। उसके बाद जो दूसरी लाइन रहेगी वो आपकी लाल कलर की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो ऑरेंज कलर का रहेगा।
ये आपका हो गया ऑरेंज, और एक जो आपका लास्ट वाला रहेगा वो ब्लू रहेगा। तो इसमें कलर वेरिएशंस जो है आपको एलईडी अभिलक्षण में देखने को मिलते हैं, जिसमें इंफ्रारेड, ऑरेंज और ब्लू इस तरह से चलता रहता है। इस तरह की सीरीज आप बनाएंगे एक, और एक जो है सिंपल ग्राफ आप बनाएंगे जिसमें मिली एम्पियर धारा के साथ में 1.77 वोल्ट से जब तक हम ज़्यादा देंगे नहीं तो ये अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा ही नहीं। तो आपको ये सिंपल ये भी आपको बता देना है। तो ये दोनों ग्राफ बना देने हैं। बाकी जो है आप एलईडी का बनाना चाहें तो विकिरण कैसे ये आपको प्रस्तुत करता है, इसमें आपका जो है ई का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको एचयू में निकलता है ई की तरह, ठीक है। ये एनर्जी एमिट करती है प्रकाश तरंगों में। तो यही इसका डायोड का जो है सर्किट इस तरह से आप बना सकते हैं एलईडी का, ठीक है। एलईडी का आप सर्किट बना सकते हैं इस तरह से। साथ ही साथ ये ग्राफ दोनों ही बनाइएगा, दोनों ग्राफ बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। किरचॉफ के नियम हमने स्टार्टिंग में भी हमसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कौन से नियम जो है उसमें काम करता है, फर्स्ट नियम कौन सा काम करता है, सेकंड नियम कौन सा काम करता है, और मैंने दोनों नियम आपको पहले ही बता दिया था। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय या बीजगणितीय योग जो है, जिसको अल्जेब्रिक सम बोलते हैं, वो शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल्स टू शून्य होता है। ये इक्वेशन हो गई, और यही आपका डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम इसका चित्र को जरूर बना देंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि चालक में धाराएं जो है I1, I2, I3 और I4 और I5 बह रही हैं और संधि O पर मिलती हैं। यहाँ पे संधि O यानी कि जंक्शन दे दिया है, यहाँ पर ये आपका O पे मिलती है, ठीक है। इस जगह पे आपका ये मिलती है, और चिन्ह परिपट्टी के अनुसार संधि की ओर जो धारा जाती हैं वो क्या लेते हैं, हम धनात्मक लेते हैं, जो मतलब वो मूल बिंदु की तरफ जा रही है, जहां पर ये सारी बिंदुएं मिल रही हैं। अगर इसकी तरफ जो भी लाइनें जा रही हैं वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि हमारा I1 धारा जो है ये आपका पॉजिटिव होगा, और I2 धारा भी उधर ही जा रही है तो ये भी आपकी पॉजिटिव होगी, और जो इस ओ बिंदु से दूर जा रही है वो सारी नेगेटिव होगी। यानी कि हम बात करें तो ये I5 जो है नेगेटिव होगी, और I4 भी दूर जा रही है ओ से तो ये भी नेगेटिव होगी, I3 भी आपकी दूर जा रही है नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अतः I1 से I2 धनात्मक तथा I3, I4 और I5 ऋणात्मक है। हमने यही बताया। किरचॉफ के नियम के अनुसार जो हमने बताया था कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि सारे जितने भी आपके हैं उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्लस का I1 है तो प्लस I1 प्लस I2 और माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि माइनस वालों को एक तरफ ले आइए, तो I1 और I2 को एक तरफ छोड़ देंगे। हम जो है या भी लिख सकते हैं कि I1 I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी। अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम भी बहुत सिंपल सा है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों, जो भी उसके साथ प्रतिरोध लगे हुए हैं, जो भी धारा के साथ प्रतिरोध हैं, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, दोनों का गुणनफल आर अगर है, I1 है तो R1 है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है, गुणनफलों के बीजीय गणितीय यानी बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होंगे। यानी कि हम इसको बोलेंगे सिग्मा IR, विद्युत इंटू रेजिस्टेंस जो है इसका सम्मिशन होगा, वो जो उसमें बैटरी जो लगी हुई है, यानी कि जो आपका इसमें बैटरी यूज की जा रही है, यानी जो भी धारा बह रही है उसकी जो है हम बता देंगे कि इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो चित्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें हमने दिखाई है। एक नंबर है आपका एक सर्किट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और दूसरी सर्किट जो है नीचे की तरफ हमने दूसरा पाश, एक पाश तो ये है आपका, ठीक है, 1 नंबर, और दूसरा पाश जो हमने ये 2 नंबर लिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही बंद पाश है। आप देखोगे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है गए वैद्युत परिपथ में दो बंद पाश 1 और 2 हैं। इस नियम के अनुसार जो है बंद पाश 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट सर्किट जो है इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए क्या होगा कि जो है आपका I1R1, क्योंकि आपका विद्युत जो है इस तरफ जा रही है, आप देख रहे हो कि विद्युत इधर जा रही है। इसमें भी यहाँ पे दिखाया गया बंद पाश में विद्युत जो है इस तरफ जा रही है, तो I1R1, ठीक है। अब जो है आप देख रहे हो कि विद्युत इस तरफ जा रही है और इस तरफ जाकर के इधर ही आ रही है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर टर्मिनल R1 R2 और I2 जो है इस तरफ जा रही है, इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें किधर जाना चाहिए था, अगर ये इधर जा रही है तो ये इसके इधर जाकर के ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये उल्टा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस का I2 R2 इक्वल्स टू E1, ठीक है। E1 किधर जा रहा है, E1 बैटरी क्या इधर जा रहा है, ठीक है। और जो है E2, देखो E1 इधर आके इधर जा रहा है, और E2 को इधर आके इधर ही जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर नहीं जाकर के वापस से इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से बंद पाश 2 के लिए हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो है इसका R2 और I2 जो है इधर, यानी कि ये I धारा और ये I धारा, दोनों धारा यहाँ पे आ रही है रेजिस्टेंस 3 के साथ में, तो ये एक ही साथ ही आ गई दोनों की दोनों, क्योंकि ये भी इधर आ रही है, और I2 की धारा जो E2 की धारा जो है I2 वो भी इधर ही आ रही है, तो दोनों आ रही है। तो I1 प्लस में I2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस में I2 इंटू किसके साथ है, ये R3 के साथ है, तो R3, ठीक है। और किस बैटरी से आ रही है ये, तो यहाँ पर जो है आपका E2 से ये आ रही है, तो ये E2 के बराबर हो गया, ठीक है। और E2 है जो किसके में है, तो I1 R2, यहाँ पर I1 और R2 ये भी इसी तरफ जो है मूव होकर के घूम करके आ रही हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया इसका सेकंड लॉ। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें अथवा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और अथवा पार्ट में बोला है एक समतल विद्युत चुंबकीय
तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है बी वाई के फॉर्म में, तो बी वाई के फॉर्म में दिया है 8 इंटू 10⁻⁻6 साइन 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई इंटू एक्स टेस्ला। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए और दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। हमारे को दिया क्या है, तो हमारे को दिया है बी वाई इक्वल्स टू 8 इंटू, आपको दिया है 8 इंटू 10⁻⁻6 साइन, ब्रेकेट अंदर दे दिया आपको 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। ठीक है, ये आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड समीकरण क्या कहती है हमारी, उससे हम तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड समीकरण भी इसी के नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे को कोई समस्या ना हो, तुलना करते हुए सारे के सारे मान जो हम ले लेंगे। हमारी जो स्टैंडर्ड समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारी जो स्टैंडर्ड समीकरण जो होती है वो क्या होती है, अगर बी वाई के फॉर्म में लिखें तो बी वाई इक्वल्स टू होता है आपका बी नोट, ठीक है, बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स, ठीक है, टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ये जो है हमारे को गिवन है, हमने कह दिया कि ये है आपको दिया हुआ, दिया है। ठीक है, और ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमने लिख दिया कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। अब आप इसको मान लीजिए कि ये नंबर 1 दे दिया आपने, ठीक है, और ये नंबर आपको आपने 2 दे दिया। तो समीकरण हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना पे, 2 की तुलना से, अब यहाँ पे तुलना करें तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आ जाएगा इस समीकरण से, बी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 जो है बी की वैल्यू है, बी नोट की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं बी नोट की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे बी नोट की जो वैल्यू है तुलना करने पर क्या मिल रही है, बी नोट के बराबर क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कोमा और क्या है, मेरे को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा टी की बात हो रहा है, तो ओमेगा कितना है यहाँ पर, तो टी के साथ जो है वो ओमेगा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻11 है, तो मैंने कहा कि ओमेगा जो है वो मेरे को मिला 2 इंटू 10⁻11। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ये पूरा का पूरा मान किसका है, के का है, एक्स के साथ क्या है, के है, तो के की वैल्यू क्या है 300 पाई, तो मैंने कहा कि के जो मेरे को गिवन है वो दिया गया है 300 पाई, तो हमने कंपैरिजन करके लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, चुंबक की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य हमें तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे को एक फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो के इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या होती है, तो के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, 2 पाई पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से अब मैं वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है अपने पास, के की वैल्यू है 300 पाई, तो मैंने रखा यहाँ पर 300 पाई। ठीक है, तो हमें रखते हैं के की वैल्यू 300 पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 2 पाई तो है ही, और लैम्डा हमें निकालना है क्योंकि तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो मैं यहाँ से पाई से पाई उड़ा दूँ, और यहाँ पे 2 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको, अच्छा यहाँ पर इसको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा उधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 300, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2/300, ये हो जाएगा। अब जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं 300 को, तो ये आ जाता है आपका 0.0067 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2, क्योंकि 3 से आप डिवाइड करोगे, जीरो तो हम बाद में लगा लेंगे आगे, आपका कितना आएगा 3, 2 को 3 से डिवाइड कर लो, या फिर आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। कई बच्चों को दिक्कत होती है कैलकुलेशन कैसे की जाए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करवाती है, तो कैलकुलेशन के लिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको 2 अपॉन में 3 इंटू 100 भी कर सकते थे। ठीक है, अब 2 में आप 3 को डिवाइड करो, उसके बाद में 100 का जो है आप डिवाइड कर सकते हो, तो आप जो है 2 में 3 का डिवाइड करके देखोगे कितना आ जाएगा 2 और 3, तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट आपका लग जाएगा, क्योंकि जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाया आपने, ये हो गया 20, तो यहाँ पे 3 छिंग 18, 6 बार में गया तो 18 आ गया, उसके बाद में 2 गया, फिर आपका कितना हो जाएगा 3 छिंग 18 ही आएगा। ठीक है ना, फिर ये 6 करता हुआ चला जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 6 ज़्यादा है, तो आपको पता है पॉइंट से ज़्यादा जब एक होता है तो आप उसको 7 कर देते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप 6 भी लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 100 जाएगा तो पॉइंट के बाद में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो वही चीज़ लिखे 2 जीरो और फिर 6 7, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए आपको, प्रैक्टिस करते रहिए कैलकुलेशंस की। तो ये हमारे पास पहले वाला जो है इसका ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमारे को ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, कौन सा फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया है इसको। अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो दिया गया है दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, तो व्यंजक निकालने के लिए हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि दोलित निकालने के लिए आपको जो है ई नोट की वैल्यू तो हमारे को जो है सिंपली पता होनी चाहिए, जिसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो आपका ई नोट होता है, ई नोट अपन में
वी नोट, तो इक्वल्स टू ये सी के बराबर होता है। और जो है ई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ई नोट की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इंटू बी नोट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लाइट यानी कि सी क्या है आपका, वेग है किसका, लाइट का, और सी की वैल्यू होती कितनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये होती है आपकी 3 ये होती है आपकी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू होती है। अब सिंपली जो है हमारे को इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ई नोट इक्वल्स टू सी इंटू बी नोट, और ई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻8 जो है सी की वैल्यू, और बी नोट की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, 8 × 10⁻6। तो यहाँ से हम ले लेंगे इस वैल्यू को, तो इंटू ले लेते हैं यहाँ पर 8 × 10⁻6। ठीक है, ये -6 है और ये प्लस का 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसमें से हट जाएगा, तो 10⁻2 बचेगी, और ये 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि ई नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 × 10⁻²। अब जो है इसको आप सीधा सीधा सॉल्व करो तो ई नोट की वैल्यू जो है आ जाएगा 2400, वो भी क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ई नोट की वैल्यू आ गई वोल्ट पर मीटर इतनी। अब हमारे को एक इसको स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना कर देते हैं, तो हमारे को जो है पता है जो ई जेड का फॉर्मूला होता है, ई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि हमारे को निकालना किसका है, ध्यान रखिए यहाँ पर बी वाई का इक्वेशन दिया है, तो हमारे को ई जेड का निकालना है। ठीक है, तो ई जेड निकाल लेते हैं, तो ई जेड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ई नॉट साइन ए एक्स प्लस ओमेगा टी वोल्ट पर मीटर। यही होता है हमारा फॉर्मूला, आपको याद होगा अच्छी तरह है, तो ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी वोल्ट मीटर। तो हम रख लेते हैं यहाँ पर, तो ई जेड कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड समीकरण ही तो निकालना, ई जेड इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली 2400, हमने लिख दिया यहाँ पे 2400 और ठीक है, इसके बाद में साइन, अच्छा के की वैल्यू मेरे पास गिवन है 300 पाई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 300 पाई एक्स प्लस ओमेगा की वैल्यू भी हमने ऊपर देखी थी 2 की पावर 11 थी, 2 × 10⁻11 है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 × 10⁻11। ठीक है, और इंटू में क्या है टी, तो इंटू में टी कर दीजिए, और आपका यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, और ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो ये हमने सेकंड पार्ट निकाला था, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमने ये निकाल दिया और फर्स्ट पार्ट हमने ये निकाल दिया। अब आते हैं हम इसके अगले प्रश्न पे। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, यानी कि एल ज्ञात करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि एमवीआर ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी। ठीक है, तो आपको एनवी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र दिया गया है, मतलब वो फॉर्मूला ये दिया गया, मान दिया गया है, तो ई एन हमारे को पता है कि ई एन का जो मान दिया गया है, तो ई एन इक्वल्स टू गिवन है हमारे को -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी। ठीक है, ये दिया गया है। और जो है उत्तेजित हाइड्रोजन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो हमारे को दे रखी है, हम कह सकते हैं कि उत्तेजित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर कितनी दे रखी है, -3.4 EV दे रखी है, ये दिया गया है। ठीक है, और ये भी दिया है। ठीक है, ये भी दिया है, एक ही जगह लिख दो, दिया है। ठीक है, तो ये हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, हमारे को निकालना क्या है, तो सबसे पहले बात करें, हमारे को फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद है कि ई एन जो है ये आपका ये होता है फॉर्मूला जो कि हमारे को दिया गया है। अब जो है ये किसके बराबर होता है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ई एन की वैल्यू जो हमारे को दे रखी है। ठीक है, तो ई एन की वैल्यू लिख लेते हैं इसके बराबर में, तो इसका मतलब मेरे को करना है कि आपका -3.4 ई एन की वैल्यू जो है दे रखी है, तो वो कितनी है, -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ई एन की वैल्यू हमने ये लिख दी, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और जो है इसको इधर लाएंगे तो एन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन 3.4। तो यहाँ पे एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम काटें तो ये कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 3 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार में कट गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो √4 आ जाएगा, जो की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एन की वैल्यू मान मेरे पास आ गया 2। और जो है कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें निकालना है, तो अब हम कह सकते हैं कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ कह देते हैं कोणीय संवेग एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर हो रहा है NH अपॉन
यहाँ पे क्या आता है आपका 2 पाई आता है, ठीक है ना, ये आपको पता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पर जो है आपको निकाल देना है एच, जो है आपको दे रखा है, एच कितना दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 दे रखा है। तो यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले एन की वैल्यू कितनी आई है, मेरे पास 2 आई है, तो हमने एल इक्वल्स टू निकाल रहे हैं, एन 2 आया, इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। आपके पास बचा क्या, तो यहाँ पर एल इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है ना, तो यहाँ पर जो है आपको 6.6 को अगर हम 3.4 से काटें, यहाँ पे क्योंकि पाई की वैल्यू 3.4 रख लें, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 3.14, इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। जूल सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो हमने आसानी से इसको निकाल लिया, कोणीय संवेग जो हमारे को सब कुछ दिया हुआ था, हमने सबकी वैल्यूज़ को यूज़ किया, और कोणीय संवेग का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, NH अपॉन में 2 पाई होता है, जिसको हम जो है एल को क्या लिखते हैं, एल को जो है MVR भी लिखते हैं, हम एल को क्या लिखते हैं, MVR भी लिखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कोणीय संवेग में MVR होता है, तो उसको एल से भी डिनोट करते हैं, एल से हमने इसका मान निकाल लिया। हालांकि इस वीडियो को हमने डिस्कस किया और काफ़ी बड़ा बन गया। नेक्स्ट जो है आगे के क्वेश्चंस जो है सारे के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जितने भी है वो सारे के सारे 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 से लेकर के 9 तक सारे के सारे अथवा के साथ ऑप्शन भी रहेगा। तो ये पार्ट 2 में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम उसको देखते हैं कि आपके 5 से लेकर के आगे तक के जो 6 से लेकर और 9 तक के प्रश्नों के क्या उत्तर रहेंगे, क्योंकि इसमें अथवा पार्ट भी है, तो ये वीडियो और लंबा बन जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो आप देख नहीं पाओगे, तो इतना जो है हमने छोटे छोटे प्रश्नों को, जो 3 नंबर के प्रश्न थे, उनको सभी को सॉल्व किया, अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। इस तरह के प्रश्नों को हम फिर से आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे समय पर। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि सेकंड पार्ट जो है आपका जल्द से जल्द आ पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।